हेलो बच्चों, मैं विपिन शर्मा, सीनियर मैथ्स फैकल्टी मोशन आईआईटी जेई। शॉर्टली बच्चे मुझे वीएस सर के नाम से जानते हैं। आज मैं आपके सामने आया हूं जेई एडवांस 2022 मैथ सेक्शन पेपर 2 के सॉल्यूशन लेकर के। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं पेपर 2 के सॉल्यूशंस। क्वेश्चन आप देख सकते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फेज 1 का क्वेश्चन है। लेट अल्फा एंड बीटा बी रियल नंबर्स सच दैट बीटा और अल्फा की रेंज आपको दे रखी है। साइन अल्फा प्लस बीटा हैज बीन गिवन टू यू एज 1/3 एंड कॉस अल्फा माइनस बीटा इज 2/3। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू दिस एंटायर एक्सप्रेशन इज क्या होगा? तो देखिए, कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में, बहुत ही सिंपल है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको और इसको क्लब कर देते हैं। जब हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, देखिए, जैसे मैंने साइन अल्फा अपॉन कॉस बीटा, उसके बाद मैंने क्लब किया इसको कॉस अल्फा अपॉन साइन बीटा के साथ, करेक्ट, प्लस इसको आप ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। फिर कॉस बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस साइन बीटा अपॉन कॉस अल्फा, इसको आप क्लब कर दीजिए। ओके, और ये एंटायर का होल स्क्वायर दे रखा है। ये कर सकते हैं अपन। ऐसा करने के बाद क्या होगा, देखो, जब एलसीएम लोगे तो इधर बनेगा कॉस अल्फा माइनस बीटा और नीचे बनेगा साइन बीटा कॉस बीटा। इज इट ओके? उसके बाद देखिए, इधर सॉल्व करेंगे, इधर भी सेम टू सेम कॉस अल्फा माइनस बीटा, बट डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। क्लियर है? और यहां पर है कंप्लीट का होल स्क्वायर। तो अपन देख सकते हैं कॉस अल्फा माइनस बीटा तो कॉमन आ जाएगा। तो कॉस अल्फा माइनस बीटा को हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो वो स्क्वायर के साथ बाहर आएगा और अंदर बचेगा हमारे पास 1/sin बीटा कॉस बीटा। तो हम एक काम करते हैं, यहां पर हम यहीं पर 2 से मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे कर देते हैं। तो जब ऐसा करेंगे तो क्या होगा, देखिए, तो यहां पर हम इस 2 को भी बाहर निकाल लेंगे 4 बना करके, और नीचे बन जाएगा हमारे पास 1/sin 2 अल्फा प्लस 1/sin 2 बीटा, और यहां पर हो जाएगा कंप्लीट का होल स्क्वायर। कॉस अल्फा माइनस बीटा तो हमें दे ही रखा है 2/3, तो उसकी वैल्यू मैं यहां पर डाल दूंगा, तो ये हो जाएगा 4/9। ठीक है? उसके बाद यहां पर हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ऊपर आ जाएगा sin 2 अल्फा प्लस sin 2 बीटा अपॉन sin 2 अल्फा sin 2 बीटा। क्लियर है? इसके बाद आप क्या कर सकते हो, ऊपर sin c प्लस sin d अप्लाई कर सकते हो। तो देखिए, इसके बाद के स्टेप्स में आपको यहां बताता हूं। तो यहां पर जब आप sin c प्लस sin d अप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 2 sin अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा, और नीचे sin 2 अल्फा sin 2 बीटा है, इसमें 2 मल्टीप्लाई करके आप 2 sin a sin b का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो उसके बाद बनेगा cos 2 अल्फा माइनस 2 बीटा और cos 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। अभी cos 2 अल्फा माइनस 2 बीटा को आप क्या लिख सकते हो, देखो, cos 2 अल्फा माइनस बीटा लिख सकते हो, एंड इट कैन बी रिटन एज 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा माइनस 1 बाय मल्टीपल एंड सब मल्टीपल फॉर्मूले। क्लियर है? ऐसा लिखने के पीछे लॉजिक क्या है, क्योंकि cos अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू मेरे पास सीधी पता है। ठीक है? उसके बाद cos 2 अल्फा प्लस बीटा को भी मैं लिख सकता हूं, बट इसको मैं साइन के फॉर्मूले से लिखूंगा, यानी 1 - 2 sin स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, सो दैट मैं यहां पर sin अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर सकूं। जैसे वैल्यू पुट करोगे, यू विल बी गेटिंग 16/9 एज द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो आपके पास आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, कैसे करेंगे आइए देखते हैं। देखिए, एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखी है। इसमें सबसे पहले हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। आराम से देखिए, और यहां पर वेरिएबल सेपरेट करने के बाद dy के नीचे आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 4y, और यहां पर आ जाएगा dx अपॉन x। इसके बाद आप इंटीग्रेट कर दीजिए। जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करके y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 माइनस 4, करेक्ट है? इंटीग्रेट कर देंगे dx अपॉन x, सो वी विल बी गेटिंग
dy अपॉन y माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू dx अपॉन x। तो यहां पर हम इंटीग्रेट जब करेंगे तो आएगा 1 अपॉन 2a यानी कि 1 अपॉन 2 इंटू 2 ln मॉड y माइनस 4 अपॉन y इज इक्वल्स टू ln मॉड x प्लस ln c। क्लियर है? इसके बाद देखिए क्या होगा, ln mod y माइनस 4 अपॉन y कैन बी रिटन एज 4 टाइम्स ln mod x प्लस 4 टाइम्स ln c। ये जो 4 है ये ऊपर बैठ जाएगा, c की पावर 4 बन जाएगा, जिसको मैं फिर से एक और कांस्टेंट से रिप्लेस कर सकता हूं। तो इसके बाद मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए इसके बाद आ जाएगा ln mod y माइनस 4 अपॉन y इज इक्वल्स टू ln c mod x पावर 4। अब आप ln को रिमूव कर सकते हैं, सो यू विल बी गेटिंग mod y माइनस 4 अपॉन y इज इक्वल्स टू c mod x की पावर 4। इस फॉर्मेट तक आने के बाद अब आप बाउंड्री वैल्यू कंडीशन को इस्तेमाल करके c की वैल्यू निकाल सकते हैं। करेक्ट है? तो देखिए इसमें जब मैं x बराबर 1 रखूंगा तो y बराबर मुझे कितना रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा। तो यहां 2 रख देते हैं, यहां भी 2 रख देते हैं। 2 माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 1 हो जाएगा और यहां पर 1 हो जाएगा, यानी कि c की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1। c की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1। इसका मतलब हमारा जो फंक्शन है जो कि यहां पर लिखा हुआ है, इसको आप क्या लिख सकते हो, मैं यहां पर लिख देता हूं। इसको आप लिख सकते हो y माइनस 4 अपॉन y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस x की पावर 4। ये आपके पास फंक्शन आने वाला है। क्लियर है? अब देखिए इसमें से आप प्लस वाले को कंसिडर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए मैं आपको बताता हूं। y माइनस 4 अपॉन y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस x की पावर 4 है, यानी कि y माइनस 4 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस y x की पावर 4 है, यानी y की वैल्यू आ जाएगी 4 अपॉन 1 प्लस माइनस x की पावर 4। करेक्ट है? कंसिडरिंग फंक्शन विद प्लस साइन, what you are going to get is c y is equals to 4 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 में आपको क्या करना है, x की वैल्यू √2 डालनी है। जब आप x की वैल्यू √2 डालोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 अपॉन 1 प्लस 4 दैट इज 4 अपॉन 5। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 10 से तो कितनी वैल्यू आने वाली है, 4 अपॉन 5 इंटू 10 दैट मीन्स 8। सो 8 इज गोइंग टू बी योर आंसर। ठीक है? यहां पर y इज इक्वल टू 4 अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 4 नहीं लिया गया क्योंकि इसमें मैं x बराबर 1 नहीं रख सकता था, जिससे कि मुझे y ऑफ 1 बराबर 2 मिलता। ठीक है? इसीलिए हमने 4 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 को चुना, क्योंकि यही मुझे x बराबर 1 पर y ऑफ 1 की वैल्यू 2 दे रहा था। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट क्लास इलस्ट्रेशन, द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू। इस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताना है आपको। ध्यान से देखिए, अगर ये fx है तो ये f इनवर्स x है, और इस अवस्था में जो आंसर होता है वो होता है अपर लिमिट्स का प्रोडक्ट माइनस लोअर लिमिट्स का प्रोडक्ट। सीधा आंसर 2 log 9 बेस 2 माइनस 1। 9 को आप 3 स्क्वायर लिख करके 2 को बाहर निकाल लेंगे तो ये 4 log 3 बेस 2 हो जाएगा, जिसको आप log 3 बेस 10 अपॉन log 2 बेस 10 कर सकते हो। इसके बाद जब आप इसकी वैल्यू लगाओगे, यहां पर देखिए 0.477 अपॉन 0.301 लगाने के बाद इंटू 4 करने के बाद और माइनस 1 करने के बाद आपके पास क्या आएगा, 5.33 आएगा, जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेने पर आपके पास आंसर 5 आने वाला है। Next question, belonging to logarithmic equations, the product of all positive real values of x satisfying the equation। इस equation को satisfy करने वाले x की सभी पॉजिटिव रियल वैल्यूज का प्रोडक्ट आपसे पूछा जा रहा है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। जब भी वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल होती है तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें लॉग लेना पड़ता है। मैं आपको बताता हूं कैसे लिया गया है लॉग। देखिए, सबसे पहले आप जब लॉग बेस 5 लोगे दोनों तरफ, तो ये जो पावर है ना 16 के ऊपर log x बेस 5 होल क्यूब माइनस 68
log x base 5, दिस विल जंप आउटसाइड द लॉग, तो ये हो जाएगा log 5 पावर -16 बेस 5, करेक्ट है। नाउ ये जो है ये बाहर आ जाएगी, तो हो जाएगा 16l³ माइनस 68l, और यहाँ पर l बचेगा और यहाँ पर -16 बचेगा। यहाँ तक हम आ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद आप इसको आराम से सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद एक l² में क्वाड्रेटिक बनेगी, जिसको सॉल्व करने के बाद यू विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ l² एज 1/4 एंड 4। वहाँ से l की 1/4 के कॉरेस्पॉन्ड l² अगर 1/4 है तो वहाँ से l की दो वैल्यूज निकल के आएंगी, एक तो 1/2 और एक -1/2। इसी तरह 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग 2 और -2 निकल करके आएंगी। जब लॉग रिमूव करोगे तो x की वैल्यू हो जाएगी √5, 1/√5, 5² और 1/5²। सबका प्रोडक्ट करोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बिलोंगिंग टू द लिमिट्स चैप्टर और एक्सपेंशन पर बेस्ड बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को। बीटा इज इक्वल टू दे रखा है, लिमिट x अप्रोचेस 0 एंड द एंटायर फंक्शन, देन द वैल्यू ऑफ 6 बीटा इज। देखिए लिमिट x अप्रोचेस 0, ठीक है, e पावर x³ माइनस, यहां पर हो जाएगा 1 माइनस x³/3 अपन एक्सपेंशन लगा देंगे। फॉर्मेट 0/0 है ही सही, अपन चेक कर लेंगे इसको। 1 माइनस ये हो जाएगा x² 2, ठीक है, -1, और sin x का एक्सपेंशन लगा दीजिए x माइनस x³ 3 विच इज 6 अपॉन कितना। देखो सबसे पहले यहां पर आप इस x² दे करके वापस छीन लीजिए, तो ये x³ हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं इसमें, ठीक है। उसके बाद देखिए लिमिट x अप्रोचेस 0, लिमिट x अप्रोचेस 0 e पावर x³ -1 प्लस x³/3, ठीक है, और यहां पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये तो कट गया, तो यहां पर बचेगा आपके पास कितना, देखिए यहां बचेगा -x³ प्लस x⁵ और अपॉन में आ जाएगा x³। सेपरेशन कर लेते हैं, इसके साथ अलग ले जाते हैं, तो जब सेपरेशन करेंगे तो देखिए लिमिट x अप्रोचेस 0 e पावर x³ -1 अपॉन x³ अलग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों को अगर आप मर्ज करेंगे तो -1/6 आएगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं -1/6 इंटू x³ अपॉन x³, ठीक है, और फिर आएगा यहाँ पर प्लस x² अपॉन 12, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर ये कैंसिल हो चुका है और ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि एक्सटेंडिंग टू 0 आप डाल दोगे, और ये 1 है, तो इसका मतलब आपके पास 1 - 1/6 दैट मीन्स 5/6 वैल्यू आई है बीटा की, तो 6 बीटा वुड बी इक्वल टू 5, ठीक है। यही यहाँ पर सॉल्यूशन में दिया हुआ है, 5/6 के बराबर लिमिट आ जाएगी, तो 6 बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैट्रिक्स का क्वेश्चन। बीटा बी और रियल नंबर, कंसिडर द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू बीटा 0 1 2 1 -2 3 1 -2, और एक एक्सप्रेशन आपको दे रखी है विच इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, देन द वैल्यू ऑफ 9 बीटा इज। इस तरह के किसी भी क्वेश्चन में जिसमें इस तरह की पावर्स इन्वॉल्व होती हैं, हमें केले हैमिल्टन थ्योरम लगाना चाहिए, जो कि आप ऑलरेडी क्लास में पढ़ते ही हो। तो मैं आपको बताता हूं, वो होती है a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 विच प्रोवाइड्स यू द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स। तो आप जब इसको अप्लाई करोगे तो कैसे अप्लाई करोगे? देखो a की जगह पर तो बीटा को रख दीजिए आप, बीटा 0 1 2 1 -2 3 1 -2, आराम से देखिए, माइनस लैम्डा आई का मतलब लैम्डा 0 0 0 लैम्डा 0 और 0 0 लैम्डा हो जाएगा। क्लियर है? इसका डिटर्मिनेंट शुड बी इक्वल टू 0। फर्दर सॉल्विंग, जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो बीटा माइनस लैम्डा आ जाएगा, उसके बाद 0 फिर 1 फिर 2 आ जाएगा, फिर 1 माइनस लैम्डा फिर -2 फिर 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, -2 माइनस लैम्डा आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद क्या होगा देखिए, इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पर मैंने कर रखा है, आपके पास फाइनली लैम्डा क्यूब
माइनस बीटा माइनस 1 लैम्डा स्क्वायर माइनस बीटा प्लस 3 इक्वल्स टू -1। और क्योंकि एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है तो मैट्रिक्स जो ए है, ए मैट्रिक्स जो है वो इसको सेटिस्फाई करेगी, तो लैम्डा को हटा करके आप ए को लगा दीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको जो बनाना है उसके लिए यहाँ पर a की पावर 4 से मैंने सब में मल्टीप्लाई कर दिया, सबको a की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया किससे, a की पावर 4 से। तो यहाँ पर ये वाली एक्सप्रेशन क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं जब a की पावर 5 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ पर तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगी और ये जो -3 a की पावर 5 आएगा उसको मैं इधर शिफ्ट कर दूंगा। अब क्वेश्चन में कहा है कि सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब इसका डिटर्मिनेंट जो है वो, इसका जो डिटर्मिनेंट है वो कितना है, 0 है। तो हमने डिटर्मिनेंट ऑफ 3a5 माइनस a4 को 0 कर दिया, a4 को कॉमन निकाला, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 3 माइनस 1 शुड बी इक्वल टू 0। अब डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर 4 इक्वल टू 0 का मतलब है डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0, बट दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि जब आप a का डिटर्मिनेंट निकालोगे तो वो नॉन जीरो ही आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यही 0 होना चाहिए। 3a माइनस 1 का मतलब है a मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करा, -1 का मतलब है आई मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसके बाद मैंने जब इसको सॉल्व किया, 3 बीटा -1 हो गया, 0 हो गया, 3 हो गया, 6, 3 - 1 is 2, -6 हो गया, 9 - 0, 3 - 0, -6 - 1। इस डिटर्मिनेंट को जब मैं 0 करूंगा तो यहाँ से 3 बीटा की वैल्यू कितनी आने वाली है, 1 आने वाली है। दैट मीन्स 9 बीटा की वैल्यू कितनी आने वाली है, 3 आने वाली। सो 3 इज द करेक्ट आंसर। Next question is belonging to hyperbola which is based upon the highlights of hyperbola। लेकिन इसको पढ़ के पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे, आराम से देखते जाइए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ध्यान से सुनिएगा कि एक हाइपरबोला है, बना लेते हैं हाइपरबोला को। देखिए दिस इज द हाइपरबोला, लेट्स से दिस इज द हाइपरबोला, बना दिया। और इसमें दो फोकस हैं, एक तो है S, ये रहा पॉजिटिव साइड पर, और एक है S1, ये रहा नेगेटिव साइड पर, और एक पॉइंट है P। ठीक है, P को ले लेते हैं। पॉइंट P को लगभग अपन यहां ले लेते हैं, ये रहा P। इस P को जब मैंने S1 से जोड़ा और जब S से जुड़ा तो एक एंगल क्रिएट हुआ जो अल्फा है। ठीक है, ये प्रॉपरली बना देते हैं अपन। और आगे ये कहा जा रहा है कि जब आप पॉइंट P पर कोई टेंजेंट खींचते हो तो S से गुजरने वाली लाइन जो कि उस टेंजेंट के पैरेलल हो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट S। ठीक है, S से गुजरने वाली लाइन जिसका स्लोप एग्जैक्टली P से जाने वाली टेंजेंट के स्लोप के बराबर हो, मतलब कि दोनों पैरेलल हो, ये कहा जा रहा है। तो उस सिचुएशन में ये जो S1P है ये इस लाइन को कहां पर मिल रही है, ये इस लाइन को मिल रही है P1 पर। ठीक है, वापस से लाइन पढ़िए, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट S एंड हैविंग द सेम स्लोप एज दैट ऑफ द टेंजेंट एट P टू द हाइपरबोला इंटरसेक्ट द स्ट्रेट लाइन S1P। S1P को इंटरसेक्ट करती है कहां पर, P1 पर। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। डेल्टा बी द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन SP1। अब देखो ये जो डिस्टेंस है ये डेल्टा दे रखा है एंड बीटा इज S1P, और ये जो डिस्टेंस है ये बीटा दे रखा है। देन द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू बीटा डेल्टा अपॉन 9 sin अल्फा बाय 2, ये हमें निकालना है। करेक्ट है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, फोटो आपके सामने बन चुकी है, ये रहा डायग्राम आपके सामने। आप देख सकते हैं यहां पर ये टोटल एंगल अल्फा था, टेंजेंट इसको बाइसेक्ट कर देगी, अल्फा बाय 2 हो जाएगा, और ये हमारे पास डेल्टा है ही सही, एंड दिस हैज बीन गिवन टू अस एज बीटा। ठीक है, हमने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, तो अगर ये अल्फा बाय 2 ये बीटा है तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, बीटा साइन अल्फा बाय 2 हो जाएगी। करेक्ट है। अब देखो फोकस से इस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक तो ये है, लेट इट बी P1, और इस फोकस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, लेट इट बी P2। हमें पता है कि P1 P2 का प्रोडक्ट हमेशा ही B स्क्वायर के बराबर होता है, यानी कि बीटा साइन अल्फा बाय 2 इंटू डेल्टा हमेशा ही B स्क्वायर, B स्क्वायर का मतलब क्या है, 64 के बराबर होगा। करेक्ट है, लेकिन हमसे तो क्या पूछा है, बीटा साइन अल्फा बाय 2 इंटू डेल्टा अपॉन 9 की वैल्यू पूछी है,
यानी कि 64/9 हो जाएगा। करेक्ट है। 64/9 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 7 पॉइंट समथिंग होता है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा? 7। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए आपको दो फंक्शन दे रखे हैं और फंक्शन देने के बाद आपसे कहा गया है कि xy बिलोंगिंग टू r क्रॉस r mod x इज लेस देन इक्वल टू 3/4 और y जो है वो 0 से मिनिमम ऑफ fx कॉमा gx तक चल रहा है। तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 अल्फा। अब देखिए सबसे पहले हम ग्राफ बना लेते हैं। fx का ग्राफ तो बहुत आसानी से बन जाएगा। x स्क्वायर के ग्राफ को 5/12 यूनिट से ऊपर शिफ्ट कर देना है। gx के ग्राफ की बात करते हैं तो ये इसका मतलब है x जो है वो -3/4 से बड़ा या बराबर और 3/4 से छोटा या बराबर है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो जब mod x को मैं -x लिखूंगा, जब mod x को मैं -x लिखूंगा तो उस केस में मेरे पास ये डेफिनेशन बनेगी ट्वाइस 1 प्लस 4x/3 और जब मैं mod x को x लिखूंगा तो उस केस में ये बनेगी ट्वाइस 1 माइनस 4x/3 which can be written as twice minus 8x/3 and this can be written as twice plus 8x/3। करेक्ट है। तो कुल मिला के दो स्ट्रेट लाइंस हैं, एक तो है y इज इक्वल्स टू 2 प्लस 8x/3 जो कुछ ऐसी बन जाएगी और एक है 2 माइनस 8x/3 जो कुछ ऐसी बन जाएगी, एक पॉजिटिव स्लोप के साथ एक नेगेटिव स्लोप के साथ। यह है 2 प्लस 8x/3, यह है 2 माइनस 8x/3। कहाँ तक चलेगी ये? -3/4 और 3/4 तक चलेगी। करेक्ट है। उसके बाद mod x जब 3/4 से बड़ा है यानी कि x जब -3/4 से छोटा है या x जब 3/4 से बड़ा है उस केस में हमारा ग्राफ केवल 0 है। ठीक है, तो अब देखिए ग्राफ को मैं शेड कर देता हूं आपके लिए। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा रहने वाला है, ये शेडिंग देखिए आप बस इसकी, और यहां से फिर ये 0 हो जाएगा। 3/4 से इन्फिनिटी तक 0 और -इन्फिनिटी से -3/4 तक भी 0। तो ये ग्राफ है और एक ये वाला ग्राफ है। अब इन दोनों को हम एक फ्रेम में बनाएंगे। तो देखिए जब ये एक फ्रेम में बनेंगे तो ऐसे बन जाएंगे। अब क्वेश्चन में मिनिमम की बात कही है। ठीक है, तो जब मिनिमम की बात करोगे आप तो फिर आप इस वाले सेक्शन की बात करोगे, मिनिमम तो यही है, फिर ये मिनिमम है, तो हमें इसका एरिया निकालना है। यानी कि हम ये वाला एरिया निकालने के बाद इसका 2 टाइम्स कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो हमने क्या करा, यहां तक का एरिया हमने A1 मान लिया और यहां से यहां तक का एरिया हमने A2 मान लिया। ये तो एक ट्रायंगल है ही, सही दिख ही रहा है आपको, और इसके एरिया को हम निकाल लेंगे इंटीग्रेशन से। तो देखिए हमारा आंसर है ट्वाइस A1 प्लस A2। A1 तो हम निकाल लेंगे इंटीग्रेशन से, 0 से हाफ तक इंटीग्रेट करेंगे। ऊपर वाला ग्राफ है x² प्लस 5/12, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे और उसके बाद हम यहाँ पर हाफ बेस इंटू हाइट लगाएंगे। तो हमारा जो बेस है वो है 3/4 माइनस हाफ और हाइट है 2/3। हाफ पर वैल्यू निकालोगे तो ये हाइट कितनी आ रही है? 2/3 आ रही है। कैसे आ रही है आप डाल सकते हो, किसी भी फंक्शन में डाल सकते हो हाफ की वैल्यू। जैसे x बराबर हाफ में अगर इसमें ही डाल दूं तो 1/4 प्लस 5/12 आ जाएगा, दैट इज 8/12 आ जाएगा, दैट इज 2/3 आ जाएगा। तो ये आपकी हाइट हो जाएगी। इसको आप अप्लाई कीजिए एंड गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा एज 2/3। ठीक है, तो यहां से 9 अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिक ज्योमेट्री पर आधारित एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, लेकिन इसमें साइन लॉ का इस्तेमाल था। इसमें ज्योमेट्री भी थी और इसमें साइन लॉ भी था। ठीक है, लेट PQRS बी क्वाड्रिलेटरल इन अ प्लेन वेयर QR इक्वल टू 1, एंगल PQR एंगल QRS 70 डिग्री है, एंगल PQS 15 डिग्री एंड एंगल PRS 40 डिग्री है, एंगल RPS इक्वल टू थीटा डिग्री है। PQ अगर अल्फा है, PS अगर बीटा है, देन द इंटरवल्स दैट कंटेन्स द वैल्यू ऑफ 4 अल्फा बीटा साइन थीटा इज R। देखिए हमें एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। देखिए ये है हमारा क्वाड्रिलेटरल, लेट इट बी PQRS। QR की वैल्यू 1 है, ये वैल्यू 1 है। PQR और QRS 70 डिग्री है। ठीक है, यहां पर मैं डायगोनल्स बना देता हूं, आराम से देखते जाइए डायग्राम कैसे फॉर्म हो रहा है। एंगल PQS 15 डिग्री है, ये 15 डिग्री है और ये कंप्लीट 70 था तो ये कितना बचा? 55 डिग्री बचा। करेक्ट है। इसी तरीके से QRS 70 डिग्री है लेकिन एंगल PRS 40 डिग्री है।
QRS पूरा 70 डिग्री है और PRS कितना है 40 डिग्री, और क्योंकि ये कंप्लीट 70 डिग्री था तो ये 30 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, ये 30 डिग्री हो गया। ओके, अब देखिए ये 55 है, ये 70 है, तो फिर ये भी कितना होगा, ये भी 55 डिग्री ही होगा। अगर ऐसा है तो ये दोनों साइड्स सेम होने वाली हैं, तो ये भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। PQ आपको अल्फा दे रखा है और PS आपको बीटा दे रखा है। देन द इंटरवल्स दैट कंटेन्स द वैल्यू ऑफ 4 अल्फा बीटा साइन थीटा, ये दे रखा है आपको। ठीक है, थोड़े बहुत एंगल्स आप और निकाल सकते हो, जैसे कि ये 55 है, ये 30 है, तो ये 95 डिग्री हो जाएगा। ये 95 है तो ये 85 हो जाएगा। ये 85 है, ये 15 है, तो ये 80 डिग्री हो जाएगा। करेक्ट है। इसी तरह से ये 95 हो जाएगा। तो चलिए अब हम इन सब डेटा को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए फोटो आपके सामने बनी हुई है ही सही, ये सारा डायग्राम आपके सामने बना हुआ है। अब हमने क्या किया है, यहां पर ट्राइंगल PRS जो लिया है, ट्राइंगल PRS जो लिया है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। ट्राइंगल PRS, ये रहा PRS, PRS। इसमें अगर मैं साइन लॉ लगाऊं तो बीटा के सामने 40 डिग्री है, तो बीटा अपॉन साइन 40 डिग्री हो जाएगा। और यहां पर ये 1 है, 1 के सामने कौन है, थीटा है, तो यहां हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। करेक्ट है। तो यहां से यू विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ बीटा साइन थीटा एज साइन 40 डिग्री। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब ट्राइंगल PQR पर चलते हैं। ये रहा PQR। ट्राइंगल PQR के अंदर अगर हम साइन लॉ लगाएं तो अल्फा के सामने एंगल 30 डिग्री दिख रहा है, तो अल्फा अपॉन हो जाएगा साइन 30 डिग्री, और फिर 1 के सामने कौन सा एंगल है 80 डिग्री, तो यहां हो जाएगा 1 अपॉन साइन 80 डिग्री। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हो अल्फा की वैल्यू निकल करके आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू निकल करके आ जाएगी साइन 30 डिग्री अपॉन साइन 80 डिग्री, which is nothing but 1 upon 2 साइन 80 डिग्री। अब अपने को क्या करना है, अल्फा बीटा साइन थीटा डिग्री निकालना है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो अल्फा बीटा साइन थीटा डिग्री बराबर हो जाएगा साइन 40 डिग्री अपॉन 2 साइन 80 डिग्री। हमें 4 अल्फा बीटा साइन थीटा डिग्री चाहिए, तो मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 4 अल्फा बीटा साइन थीटा डिग्री बराबर 4 साइन 40 अपॉन 2 साइन 80, यानी कि 2 साइन 40 अपॉन 2 साइन 40 कॉस 40। ये कैंसिल, तो यू आर लेफ्ट विथ जस्ट सेक 40 डिग्री। तो सेक 40 डिग्री आपके पास आया है, जिसकी वैल्यू जो होती है लगभग 1.305 होती है। इसका मतलब आप देख सकते हो ऑप्शन से कि आपका आंसर किस रेंज में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए हम लोग, ये जो क्वेश्चन अपने पास आया है जेई 28 अगस्त 2022 का जो पेपर 2 था, उसमें क्वेश्चन जो अपने पास है ये वाला। इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे उसने लिखा है कि लेट अल्फा, ये अल्फा दे रखा उसने, ठीक है ना, और G 0 से 1 टेंडिंग टू R एक फंक्शन डिफाइन कर रखा है उसने, ये वाला फंक्शन। ठीक है, ये स्टूडेंट्स दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक, तो उसने पूछा कि कौन सा इसमें से स्टेटमेंट ट्रू है। राइट, मेरे को लगता है बहुत आसान क्वेश्चन था ये, जेई के हिसाब से देखूँ तो बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, क्योंकि आपने सबसे पहले पूछा है अल्फा क्या होगा, तो अल्फा तो बहुत आराम से हम निकाल ही सकते थे। कैसे, आप के की वैल्यू 1 रखेंगे, के की वैल्यू 1 रखेंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाय 6 आएगा। ठीक है, ये आ जाएगा, प्लस आप फिर कितना आएगा, फिर अपने पास साइन की पावर 4 पाई बाय 6 आ जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर अपने पास आएगा साइन की पावर 6 पाई बाय 6 आएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा अपने बार कर सकते हैं आराम से। ठीक है, और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो उसमें मुझे लगता नहीं कोई चैलेंज है। ठीक है, अच्छा साइन स्क्वायर पाई बाय 6 साइन पाई बाय 6 की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये अपने पास बन जाएगा 1/4, यानी बेसिकली 1/2 का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, ये 1/2 की पावर 4 बनेगा, है ना, ये अपने पास बनता जाएगा, और ये इनफाइनाइट जीपी बन जाएगी। ठीक है, इनफाइनाइट जीपी बन जाएगी, तो उसका जब हम सम निकालेंगे तो क्या आएगा प्यारे बच्चों, ये आ जाएगा 1/4 और 1 - 1/4। ठीक है ना, तो आई थिंक ये अल्फा की वैल्यू 1/3 आ जाएगी। तो यहाँ से अल्फा निकल गया, पहला पार्ट मेरे यहाँ से खत्म हो जाता है कि यहाँ से मुझे पता चल गया कि अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो 1/3 आ जाएगी। राइट, अब बात करते हैं, उसने बोला कि gx की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहा है। ठीक है, नाउ वी मूव ऑन gx। ठीक है, हम gx पर मूव कर जाते हैं। ठीक है, तो gx मेरे पास क्या लिखा हुआ है, gx उन्होंने लिखा हुआ है
टू की पावर एक्स बाई 3 है ना, क्योंकि अल्फा तो अपना बस 3 आ ही चुका है, ठीक है 1/3, ठीक है ना। जी एक्स आ गया टू की पावर अल्फा एक्स, तो एक्स तो 1/3 आ ही चुका है। आगे इधर देखते हैं, इधर कितना आएगा, इतना मेरे पास आएगा, यहाँ पर आएगा टू की पावर अल्फा, अल्फा तो हमारे पास है ही, तो टू की पावर 1 माइनस एक्स बाई 3 आ गया, तो ये आ गया, तो ये आ गया टू की पावर एक्स बाई 3, और ये मेरे पास आ गया टू की पावर 1/3, ठीक है ना, और डिवाइड बाय आ गया टू की पावर एक्स बाई 3। ये मेरे पास जी एक्स डिफाइंड हो गया, आगे समझ में, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में दो चॉइस है, या तो आप मैक्सिमम मिनिमम पे चले जाओ, ठीक है ना, इधर यू कैन गो फॉर मैक्सिमम मिनिमम और यू कैन गो फॉर AMGM, आप दोनों में से किसी पर भी जा सकते हैं। जैसे हमने दो तरीके में आपको बताता हूँ। पहला तरीका है कि मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, ठीक है, तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा इस एक्सप्रेशन को, तो जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे मिलेगा x इक्वल टू हाफ पर g डैश एक्स 0 आ जाएगा, यानी एक ही पॉइंट मिलेगा मुझे, ठीक है। तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा यानी g डैश एक्स निकालूंगा, उसको 0 करूंगा, तो मुझे मिलेगा x की वैल्यू हाफ, ठीक है। अब x की वैल्यू हाफ आ गई, इसका मतलब मुझे x इक्वल टू हाफ पर चेक करना है और मुझे 0 और 1 पर चेक करना है, क्योंकि जो हमारा इंटरवल था क्वेश्चन का वो 0 से 1 था, ठीक है ना। तो मुझे तीन जगह वैल्यू चेक करनी पड़ेगी, एक तो हाफ पर चेक करनी पड़ेगी, एक 0 पर चेक करनी पड़ेगी और एक 1 पर चेक करनी पड़ेगी। तो तीन जगह हमने वैल्यू चेक की है। तो सबसे पहले हमने बात की x इक्वल टू हाफ पर, है ना। तो अगर मैं x इक्वल टू हाफ पर वैल्यू निकालता हूं तो आता है 2 की पावर 7/6, ठीक है। अगर मैं x के लिए हाफ रख के निकालता हूं तो कितना आएगा, 2 की पावर 7/6 आएगा, ठीक। और अगर मैं 0 और 1 पे निकालता हूं, किस पे निकालता हूं, 0 और 1 पे, जो कि इन्होंने दिखाया नहीं है, आई थिंक मैं दिखा देता हूं आपको, ठीक है। अब बात आती है, देखो इसमें समझने वाली बात क्या है, जैसे इन्होंने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करके हमारे पास हाफ आया, हाफ पे हमने वैल्यू निकाल के दिखाई, हाफ पे हमें जो वैल्यू मिल रही है वो 2 की पावर 7/6 मिल रही है, विच इज मिनिमम वैल्यू। मैं चाहूँ तो उसको AMGM से भी कर सकता था, AMGM में लगा लेता हूँ यहाँ पर, मेथड नंबर सेकंड। तो यहाँ पर हम AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM भी लगा सकते थे, ठीक है। अगर मैं AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM लगाऊंगा तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा प्यारे बच्चे 2 की पावर x बाई 3 आ ही रहा है, ठीक है, प्लस 2 की पावर 1/3 आ रहा है, अपॉन 2 की पावर x बाई 3 आ रहा है, डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। एंड दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आएगा, ये आएगा 2 की पावर x बाई 3 आ गया, और 2 की पावर 1/3 आ जाएगा, अपॉन 2 की पावर x बाई 3 आ जाएगा, ठीक है, और उसकी पावर हाफ आ गया। ये लीजिए सर, ये आगे खत्म, ये कैंसिल हो जाएगा, श्योर है, यहाँ तक आ जाएगा। अच्छा, यहाँ तक आने के बाद ये उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 2 यहाँ पर शिफ्ट हो गया, और 2 की पावर 1/6 पहले से था, ये आ गया 2 की पावर 7/6। क्लियर। तो एक बात तो मुझे समझ में आ गई कि मुझे इस एक्सप्रेशन की जो मिनिमम वैल्यू मिल रही है, दैट मिनिमम वैल्यू जो मिल रही है दैट इज इक्वल टू 2 की पावर 7/6, ठीक है, दिस इज द मिनिमम वैल्यू, राइट। तो ये हमने पहले भी किया और हमने अभी भी कर लिया, कोई बात नहीं है। और हम ये लोग समझते हैं कि इक्वलिटी कब होल्ड करती है, हम ये जानते हैं कि इक्वलिटी कब होल्ड करती है, इक्वलिटी तब होल्ड करती है जब ये दोनों नंबर आपस में इक्वल हो जाए, राइट। तो इक्वलिटी होल्ड करती है प्यारे बच्चों कब, जब ये दोनों नंबर आपस में इक्वल हो जाएं। तो इन दोनों नंबर्स को आपस में इक्वल कर दीजिए, ठीक है ना, ये आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास आएगा 2 की पावर 2x बाई 3 इक्वल टू 2 की पावर 1/3, तो यहाँ से 2x बाई 3 इक्वल टू 1/3 आएगा, यानी x की वैल्यू हाफ आएगी। यानी मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि x इक्वल टू हाफ पर मुझे मिनिमम मिलेगा, ठीक है। तो x इक्वल टू हाफ पर मुझे मिनिमम मिलेगा एंड द मिनिमम वैल्यू इज 2 टू द पावर 7/6 विच इज करेक्ट, इसमें कोई डाउट ही नहीं था। अब बात आती है मैक्सिमम वैल्यू की। अब यार क्वेश्चन इंटरवल का है, इंटरवल आपको डिफाइन कर रखा है 0 से 1 में, यानी आपको 0 पे और चेक करना है और 1 पर चेक करना है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, इसी एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 और 1 पर चेक करोगे, राइट, किसकी, जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, राइट। इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं 0 1 पर। तो 0 पे इसकी वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो 0 पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, x की जगह 0 रख दीजिए, 1 आ गया, प्लस 2 की पावर 1/3 आएगी, ठीक है। और अगर मैं 1 पर निकालता हूं प्यारे बच्चे, तो 1 पर वैल्यू कितनी आएगी, 1 पे इसकी वैल्यू आएगी 2 की पावर 1/3 प्लस 1, यही आएगी, ठीक है। दोनों की इसमें वैल्यू ये आ रही है कि नहीं आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि मिनिमम वैल्यू कितनी है, तो हमने निकाला मिनिमम वैल्यू है अपने पास 2 की पावर 7/6 विच इज करेक्ट, ठीक है। और हमसे पूछा जाए कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, तो हम बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू जो है वो दोनों पे सेम ही आ रही है, विच इज 1 + 2 टू द पावर 1/3, राइट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे हम, इस क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे, मिनिमम वैल्यू इज 2 की पावर 7/6 विच इज करेक्ट, मैक्सिमम वैल्यू 1 + 2 की पावर 1/3 इज करेक्ट, ठीक है। और द फंक्शन अटेंड्स इज मैक्सिमम एट मोर देन 1 पॉइंट, इट्स करेक्ट, क्योंकि दो जगह इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, वो किस किस पर आ रही है, 0 पर भी आ रही है और 1 पर भी आ रही है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हम देंगे, द आंसर इज ABC, द करेक्ट आंसर इज ABC, क्योंकि इसकी वैल्यू अगर आपने देखी होगी तो 0 पर भी इसकी वैल्यू मैक्सिमम आ रही है और 1 पर भी इसकी वैल्यू मैक्सिमम आ रही है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ABC, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन और बहुत ही शानदार क्वेश्चन था ये, पेपर के वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन में से एक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में लिखा है कि z बार डिनोट्स अ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, वो तो सिंपल सी बात है, z एक अपने दे रखा है। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो इंपॉर्टेंट चीज समझने की है वो ये है, कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर विच बोथ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर इंटीजर, इसमें ध्यान देने वाली बात है कि दोनों पार्ट इंटीजर हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ मॉड z, राइट। ठीक है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, सबसे पहली बात z, हमेशा अगर ऐसा क्वेश्चन होता है तो z हम लेते हैं r e की पावर आइटा थीटा, ठीक है। तो z बार कितना हो गया, r e की पावर माइनस आइटा थीटा,
इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास क्या आएगा, z बार का स्क्वायर आएगा, बिल्कुल आएगा। अच्छा 1/z² आएगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आएगा r² प्लस 1/r² और ये आ जाएगा e⁻² आइटा थीटा, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, ये आ जाएगा, क्लियर है। अब ये जो पार्ट आपने निकाला है, उसने बोला दिस कॉम्प्लेक्स फॉर द बोथ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर इंटीजर, ठीक है ना। इसका जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है वो इक्वल है किसी पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर के, एंड दैट पार्ट, उसके जो दो पार्ट होंगे वो दोनों कैसे है, वो इंटीजर है। यानी हम बेसिकली इसको बोल रहा है कि ये जो पार्ट है वो a + आइटा b के इक्वल है, ऐसे समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। जहां पर a और b जो वो मेंशन कर रहा है वो इंटीजर्स है, राइट। तो अब करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लेते हैं, मॉड ले लेते हैं, दोनों तरफ मॉड ले लेते हैं, इसका मॉड ले लेंगे। तो यहाँ पर जब मॉड लेंगे तो इसका मॉड कितना आएगा भैया, r² प्लस 1/r² आएगा, कन्फर्म्ड है, ठीक है। यही आएगा इसका मॉड, ठीक है। इसका मॉड तो 1 हो जाएगा, और इसका मॉड कितना आएगा, √a² प्लस b² आएगा, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं स्क्वायरिंग करके। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, उसको स्क्वायरिंग कर लेता हूँ, तो ये आ जाएगा अपने पास r² प्लस 1/r² का होल स्क्वायर आएगा, और यहाँ पर मेरे पास आएगा a² प्लस b², ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी r⁴ प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू मेरे पास आएगा a² प्लस b² इंटू r⁴, करेक्ट है। तो यहाँ से आप r⁴ को t मान सकते हैं, और r⁴ को t मानकर आप यहाँ पर क्वाड्रेटिक बन गई बेसिकली, इट्स काइंड ऑफ क्वाड्रेटिक, ठीक है। जो आपको दिख भी रही होगी, यहाँ से मैंने बनाया भी है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा हमने बनाया, क्लियर है। हमने इसको a + आइटा b माना, वो भी हमने, ठीक है। फिर आपके पास, आपने सबको मैंने ये करके दिखाया, ये अपने पास आ गया, कैसा है आपके सामने है। अब ये क्वाड्रेटिक बन गई r⁴ में, किसमें क्वाड्रेटिक बन गई प्यारे बच्चों, r⁴ में, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखाया है। सेम क्वाड्रेटिक यहाँ से बनाए, चाहे आप यहाँ से बनाए, एक ही बात है। और जब r⁴ में, r⁴ में जब क्वाड्रेटिक बन गई तो हमने इसमें श्रीधराचार्य लगाया, और श्रीधराचार्य लगकर मुझे r⁴ की वैल्यू मिल गई। इसके बाद इस क्वेश्चन को समझना जरूरी है, क्योंकि यहाँ तक हो सकता है कुछ लोग पहुँच गए होंगे। डेफिनेटली इस पेपर का अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के बाद भी क्वेश्चन हो पाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि उसने बोला पॉसिबल वैल्यूज ऑफ मॉड z पूछा, यानी r की वैल्यू पूछी थी, ठीक है। अब यहाँ से आप क्वेश्चन को समझना, जो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ेगा। पहला ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो यहाँ 43 नजर आ रहा है, पहला ऑप्शन अगर देखेंगे तो यहाँ 43 नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है, 43। तो मैंने क्या करा, दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया, मुझे 43 चाहिए वहां पर। 43 कब आ सकता है, इस जगह पर 43 तब आ सकता है जब मैं इस जगह पर, ध्यान से देखना बच्चों, इस जगह पर 43 तब आ सकता है जब इस जगह पर मैं a² प्लस b² की वैल्यू 45 ले लूँ, ठीक है। तो पहली पॉसिबिलिटी है कि अगर मैं a² प्लस b² की वैल्यू 45 ले लूँ, क्लियर। उससे फायदा क्या होगा, अगर a² प्लस b² की वैल्यू 45 लेता हूं तो 45 - 2 43 आ जाएगा, विच इज दिख रहा है मुझे, अपॉन में 2 दिख रहा है। उसको सॉल्व करेंगे तो हमें यही वाला डाटा मिल जाएगा। कौन सा वाला, ये वाला डाटा मिल जाएगा। तो एक आंसर तो मुझे मिल रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। दिख रहा होगा आप लोगों को भी कि एक आंसर मुझे दिख सकता है, लेकिन कब, जब a² प्लस b² 45 हो जाए। पर a² प्लस b² क्या 45 हो सकता है, पहले ये सोचो। यस हो सकता है। ये कब हो सकता है a² प्लस b² 45, जब a की वैल्यू हम 6 ले लें प्लस माइनस, हम a की वैल्यू +-6 ले लें और b की वैल्यू +-3 ले लें। या हम उल्टा भी बोल सकते हैं कि हम a की वैल्यू +-3 ले लें और b की वैल्यू +-6 ले लें। इन दोनों ही केसेस में पॉसिबल है। यानी एक आंसर तो मुझे दिख रहा है, वो है पहला नंबर का फर्स्ट आंसर तो मुझे दिख रहा है कि फर्स्ट आंसर तो हो सकता है, राइट। तो एक आंसर तो ये पॉसिबल है। अब हम चलते हैं सेकंड, थर्ड और फोर्थ, क्योंकि इसने पॉसिबल पूछा है भाई। आपको कैसे पता, बाकी आंसर रिजेक्ट होंगे, करेक्ट। अब दूसरे वाले पर आ जाइए। यहाँ पर मुझे चाहिए 7 चाहिए, और साथ में नीचे 4 है, यहाँ 2 था, ध्यान रखना। तो बेसिकली मुझे ये बनाने के लिए 7/2 चाहिए, यहाँ पर 7/2 चाहिए, क्योंकि यहाँ 7 चाहिए और यहाँ 4 है। अब यहाँ पर 4 है, हमारे पास 2 है, इधर देखो हमारे पास यहाँ 2 है, ठीक है। हमें 7/2 चाहिए, यानी ये टर्म मुझे चाहिए 7/2। तो इस जगह पर मुझे a² प्लस b² - 2 की जगह 7/2 चाहिए। अब हम ये जानते हैं कि यहाँ से a² प्लस b² की जो वैल्यू आएगी वो बेटा आ जाएगी 11/2, और वो इंटीजर वैल्यू पे तो नहीं आएगी। अगर a और b दोनों इंटीजर है तो उनका सम 11/2 तो नहीं आ सकता, साफ बात है। तो जब वो पॉसिबल ही नहीं है, इसका मतलब ये वाला केस जो होगा रिजेक्ट हो जाएगा। तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए था कि सर ने ये वाला ऑप्शन क्यों रिजेक्ट कर दिया, और सर ने ये वाला ऑप्शन क्यों रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि भैया ये दोनों पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उस केस में a और b की वैल्यू इंटीजर नहीं आएगी। अगर मैं इस केस की बात करूँ तो मुझे यहाँ चाहिए 9/2। क्या चाहिए यहाँ पर, 9/2, क्लियर। इस जगह पर मुझे क्या चाहिए होगा, 9/2, यानी a² प्लस b² - 2 की जगह मुझे 9/2 चाहिए, और a² प्लस b² की जगह मुझे 9/2 चाहिए होगा। तो वापस ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि a और b इंटीजर है, राइट। इसलिए बेसिकली इस क्वेश्चन के जो 3 ऑप्शन रिजेक्ट हुए वो इसीलिए हुए, और इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा केवल a होगा। लेकिन मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही टफ क्वेश्चन था, क्योंकि ये आसान नहीं है पेपर में सोच पाना कि इसका आंसर a होगा, राइट।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। लेट जी बी ए सर्किल ऑफ रेडियस आर, ठीक है, और लेट G1 G2 G1 एन सर्कल्स है रेडियस आर के। सपोज ईच ऑफ द सर्कल्स टचेज द सर्किल जी एक्सटर्नली, करेक्ट है, और ये एक्सटर्नल कर रहे हैं, ठीक है, जी एन टचेज G1 एक्सटर्नली, ये भी ठीक है। मतलब बेसिकली क्या कहना चाहता हूँ मैं आपको बताता हूँ। जी एक सर्किल है जिसकी रेडियस आर है, जी एक सर्किल इसकी रेडियस आर है, करेक्ट है, ये एक सर्किल हो गया जिसकी रेडियस आर है, क्लियर। अच्छा, इसके ऊपर छोटे छोटे सर्किल्स मूव कर रहे हैं। कौन कौन से सर्किल्स मूव कर रहे हैं? वो है G1, है ना, ऐसे G1 हो गया, ठीक है, G1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेसिकली एक G2 हो जाएगा, ठीक है ना, फिर बेसिकली एक G3 हो जाएगा, है ना, ऐसे हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे चलता जाएगा बेटे, रोटेशन में चलता जाएगा, और यहाँ पर जाके GN आ रहा है। उसने बोला है कि GN जो है वो G1 को टच कर रहा है, ऐसा उसने बोल दिया है पहले क्वेश्चन में, ठीक है, ऐसा उसने साफ साफ बोला है क्वेश्चन में। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको दिख रहा होगा, राइट है। तो बेसिकली ये G1 हो गया, करेक्ट, ये G1, ठीक है ना, ये GN है, ये G2 इस तरह से अपने पास है, ये G3 है, राइट, समझ में आ गया। तो बेसिकली इट्स काइंड ऑफ पॉलीगन वाली जो स्ट्रक्चर होती है ना, वो हमें मिल जाएगी, राइट। अब वो क्या कहना चाहता है, आपसे पूछा है कि भाई ये कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब देखना अच्छे से क्या करेंगे, है ना। हम लोग जानते हैं सेंटर होगा, है ना। अच्छा, इसको मैं इससे ज्वाइन करता हूँ, करेक्ट है, इसको मैंने इससे ज्वाइन कर दिया, ये भी करेक्ट है, कर दिया मैंने इसको ज्वाइन, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, अब ज्वाइन करने के बाद क्या होगा भैया, इसकी रेडियस स्मॉल आर है, इसकी रेडियस कैपिटल आर है, इसकी रेडियस कैपिटल आर है, इसकी रेडियस स्मॉल आर है, इन दोनों को हमने ज्वाइन कर लिया। समझ में आया कि नहीं आया, श्योर है। अच्छा, ये भी लेंथ कितनी है आर, ये भी लेंथ कितनी है आर, ठीक है। अब बेसिकली इसको अगर मैं देखूँ तो ऐसे सिचुएशन ऐसे है, ऐसे समझ लीजिएगा, ये वाली सिचुएशन हमारे पास है, ठीक। हम जानते हैं कि जो पूरा एंगल होता है वो होता है 2 पाई, और ये वाला एंगल होता है 2 पाई बाय एन। कितना होता है ये वाला एंगल? 2 पाई बाय एन होता है। तो यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये एंगल होगा पाई बाय एन, ये एंगल होगा पाई बाय एन, ठीक है, समझ में आ गया भाई। ये पूरा एंगल 2 पाई बाय एन है, ये पूरा एंगल 2 पाई बाय एन है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो एंगल पाई बाय एन हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये पूरी लेंथ 2r है, तो ये कितनी हो गई r, ये कितनी हो गई r, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इस लेंथ की बात करूं तो बेटा क्या होगी, r प्लस r, करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। इस लेंथ की बात करूं तो क्या होगी बेटा, r प्लस r, क्लियर। तो क्या मैं साइन पाई बाय एन लगा सकता हूं? यस, तो मैं साइन पाई बाय एन लगा सकता हूं, ठीक है। एंड द साइन पाई बाय एन गिव्स मी r अपॉन r प्लस r, ठीक है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं r प्लस r अपॉन r इक्वल टू लिख सकता हूं कॉसेक पाई बाय एन। क्लियर प्यारे बच्चों, समझ में आ गया। तो यहां से r बाय r प्लस 1 इक्वल टू लिख सकता हूं कॉसेक पाई बाय एन। ये मेरे पास आ गया, करेक्ट है। तो रिजल्ट मेरे पास आ गया ये। तो इस रिजल्ट का मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ से मेरे पास r बाय r इक्वल टू आ गया कॉसेक पाई बाय एन माइनस 1। दिस इज द रिजल्ट बाय विच वी कैन फाइंड ऑल द रिजल्ट्स, है ना। इस रिजल्ट से मैं बाकी सारे रिजल्ट निकालने वाला हूँ। तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया r बाय r इक्वल टू कॉसेक पाई बाय एन माइनस 1, करेक्ट। अब ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूँ, आराम से देखिएगा सारे बच्चे। ये रिजल्ट मेरे पास आ गया है ना, आगे कि नहीं आया। अब उसने n के लिए रखने के लिए बोला है, तो हम n के लिए 4 रख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने n के लिए 4 रखी। जब मैं n के लिए 4 रखूँगा तो r इक्वल्स टू आएगा, ये आएगा √2 - 1 इंटू r, ये हमारा रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आ गया मेरे पास, ठीक है। तो r के लिए आ गई √2 - 1 इंटू r आ गई। अब पहले ऑप्शन पे जाते हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास क्या कहता है, पहला ऑप्शन कहता है कि ये छोटा है, तो गलत हो गया। पहले इक्वल आ रहे थे, n इक्वल्स टू 4 पे दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब ये रिजल्ट गलत है, ठीक है, ये रिजल्ट गलत है, भूल जाइए इसे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक। अब हम बात करेंगे n इक्वल्स टू 5 पर। किस पर? n इक्वल्स टू 5 पर, ठीक है। अगर मैं n इक्वल्स टू 5 पे बात करूंगा तो r इक्वल्स टू कितना आएगा, ये आएगा r, और ये आएगा कॉसेक पाई बाय 5 माइनस 1, ठीक है। आप आराम से इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये जो वैल्यू आ रही है पॉइंट्स में आएगी बेसिकली, ठीक है। जो भी आएगी वैल्यू पॉइंट्स में आने वाली है, मतलब जो भी वैल्यू आएगी बेसिकली वो पॉइंट्स में आएगी। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये गलत है, ठीक है ना। ये ऑप्शन गलत है कि r ग्रेटर देन r है, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। आप आराम से चेक कर लीजिए, आप आराम से चेक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बी ऑप्शन गलत क्यों है, राइट। क्योंकि कॉसेक पाई बाय 5 की वैल्यू का आप आइडिया लगा सकते हैं। आप एक चीज़ समझना, ठीक है, एक चीज़ समझने की कोशिश करना कि अगर मैं 0 से 90 में बात करता हूं तो 0 से 90 में साइन का ग्राफ ये होता है, ठीक है। और 0 से 90 में अगर भाई ये तो 0 से 90 में अगर मैं बात, साइन का ग्राफ तो बेसिकली ये है, राइट। ये अपने पास 0 से पाई में ग्राफ होता है। और अगर हम कॉसेक का ग्राफ बनाते हैं तो कॉसेक का ग्राफ ऐसे जाता है, पाई बाय 2 में, करेक्ट है, ठीक है। तो अगर आप मुझसे बोलोगे भैया कि आप मुझसे बोलोगे कि मैं आपसे बोलूँ कि भैया पाई बाय 4 पर डेफिनेटली वैल्यू ज़्यादा होगी। फिर मैं और थोड़ा पास जाऊंगा तो पाई बाय 8 उस पर ज़्यादा वैल्यू होगी, और ज़्यादा जाऊंगा तो पाई बाय 12 पे ज़्यादा वैल्यू होगी। ऑब्वियस ही बात है, ठीक है, ये आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो जैसे जैसे हम एंगल जैसे जैसे मैं एन बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे कॉसेक की वैल्यू बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ रही है आपके सामने है कि पाई बाय 2 पे देखो 1 पे टिकेगा, पाई बाय 4 पे वैल्यू ज़्यादा है, पाई बाय 8 पे और ज़्यादा है। दिख रही है आपको वैल्यूज़, दिख रही होंगी, कंटिन्यूसली दिख रही है। पाई बाय 12 पे और ज़्यादा वैल्यू होगी, तो हमें दिख रहा है बेसिकली। तो जैसे जैसे हम एन की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, कॉसेक की वैल्यू राइज करती जाएगी, राइट। तो अब क्या होगा यहाँ पर देखिए,
अब मैं n इक्वल टू 8 पे जाता हूँ, किस पे जाता हूँ, n इक्वल टू 8 पे जा रहा हूँ, राइट। तो n इक्वल टू 8 पे क्या होगा, देखिए अगर मैं n के लिए 8 रखता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा प्यारे विद्यार्थी, r इक्वल टू आ जाएगा r, ठीक है, और ये आएगा कॉसेक पाई बाय 8 और -1 ही आएगा, ठीक है, ये आ गया। अब ये समझने की ज़रूरत है कि हमने n इक्वल टू 4 पे जब निकाला था तो ये आया था, जब n इक्वल टू 4 पे हमारा ये आया तो n इक्वल टू 8 पर इसकी वैल्यू ज्यादा है भाई, कॉसेक पाई बाय 8 की वैल्यू ज्यादा है, देखो आप अच्छे से, कॉसेक पाई बाय 8 की वैल्यू ज्यादा है भैया, बहुत ज्यादा है, पाई बाय कॉसेक पाई बाय 4 से तो ज्यादा ही है। और जब कॉसेक पाई बाय 4 से ज्यादा है, जब कॉसेक पाई बाय 4 से ज्यादा है, तो जब पाई बाय 4 पे हम थे तो पाई बाय 4 पे तो वैल्यू ये थी, तो पाई बाय 8 पे तो वैल्यू ज्यादा आएगी ना। इसका मतलब क्या हुआ, आर की जो वैल्यू है वो √2 - 1 इंटू आर से ज्यादा है। आपको मेरी बात शायद समझ में आनी चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि कॉसेक पाई बाय 4 की वैल्यू कम है, कॉसेक पाई बाय 8 की वैल्यू ज्यादा है, कॉसेक पाई बाय 4 पे ये दोनों इक्वल आ रहे थे, कॉसेक पाई बाय 8 पे वैल्यू बढ़ जाएगी। इसका मतलब इसका आंसर क्या आना चाहिए, क्या इसका आंसर सी है, आइए चेक करते हैं, करेक्ट। तो इसका आंसर सी सही है कि आर की वैल्यू √2 - 1 इंटू आर से ज़्यादा आएगी। क्यों आएगी, उसका सिंपल सा लॉजिक मैंने आपको दे दिया कि कॉसेक पाई बाय 8 की वैल्यू कॉसेक पाई बाय 4 से ज़्यादा होगी, इसलिए इसकी वैल्यू जो आएगी इससे ज़्यादा आएगी, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ n इक्वल टू 12 पर, किस पर, n इक्वल टू 12 पर, राइट। अगर मैं n इक्वल टू 12 पे बात करूँगा तो क्या आएगा, r इक्वल टू आएगा, ये आएगा कॉसेक पाई बाय 12 -1 इंटू आर, ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये 15 डिग्री हो गया है ना, 15 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कॉसेक 15 की वैल्यू हो गई भाई √3 - 1, तो 2√2 अपॉन √3 - 1 हो गई, करेक्ट है, ये आ गया इसकी वैल्यू, -1 इंटू आर आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 2√2 इसको है ना हमने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करा, किससे मल्टीप्लाई कर लिया, कॉन्जुगेट से, तो √3 + 1 और नीचे कितना आ जाएगा 2 - 1 इंटू आर, हमने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, ये आ जाएगा, क्लियर है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्लियर है। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया, r इक्वल टू √2 इंटू √3 + 1 इंटू आर और -r, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक बात कह सकता हूँ, अगर मैं इसकी बात करूँ तो √2 इंटू √3 + 1 इंटू आर जो है उसकी वैल्यू आएगी r + r, डेफिनेटली ये वैल्यू r से ज़्यादा आएगी, ठीक है। मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि डेफिनेटली ये वैल्यू जो आने वाली है वो r से ज़्यादा आने वाली है, क्योंकि r में कुछ ऐड हो रहा है, तो डेफिनेटली ये वैल्यू r से ज़्यादा आने वाली है। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन के ऑप्शंस की, बात करूँ तो चौथे ऑप्शन पे मैं जा रहा हूँ, यस। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि √2 इंटू √3 + 1 की वैल्यू r से ज़्यादा आएगी, क्लियर है, बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे अच्छे से, आपने देखा होगा ऑप्शंस में मैंने आपको प्रूव करके दिखाया है कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो r से ज़्यादा आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि उससे r + r आ रहा है, करेक्ट, समझ में आ गया। तो कहने का मतलब है, अगेन इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, मैं इसको बोलूँगा, इसको पूरे मार्क्स देता हूँ। पेपर के हिसाब से देखा जाए तो ये अगेन इट्स अ गुड क्वेश्चन, जैसे 11वें नंबर का क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इसी तरह से 12वें नंबर का क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, ठीक है। ठीक, 11वां बहुत अच्छा था, 12वां बहुत अच्छा था, क्वेश्चन नंबर 13वां फिर भैया ताबड़तोड़ क्वेश्चन है, मतलब तीनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे आए हैं लाइन में, बहुत ही बड़ी बात है कि चलो ठीक है अब जो भी है, पर जो आईआईटी कर सकते हैं आईआईटी जो है वो आईआईटी करेगी, उसमें कुछ नहीं कर सकते, राइट। सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखते हैं, उसने बोला ABC आपको दे रखा है, उसने बोला है कि A.B 0 दे रखा है। सबसे पहले इस डाटा को पकड़ लेते हैं, A.B 0 दे रखा है और B1 B3 पॉजिटिव दे रखा है। तो पहले बात करते हैं A.B 0 है, A.B 0 है, करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, A.B 0 है, इसका मतलब क्या आएगा, इसका मतलब आएगा 3 + B2 - B3 = 0, आ गया, एक रिजल्ट मेरे पास आ जाएगा। यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि B3 - B2 जो आ गया वो 3 आ गया। इसका हम कहीं यूज़ करेंगे, देखेंगे जब यूज़ करेंगे, फिलहाल तो ये रिजल्ट आ गया मेरे पास, ठीक है। अच्छा, और क्या है, B1 B3 > 0 है, चलिए इसके बारे में सोचते हैं, अभी लिख लेता हूँ, B1 B3 > 0 है ना। इस रिजल्ट का भी अगर हमें कहीं यूज़ करना पड़ेगा तो हम देख लेंगे, अभी तो फिलहाल ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम देखेंगे। चलिए ठीक है, 2 रिजल्ट मेरे पास आ गए हैं। अच्छा, अब मैं क्या चाहता हूँ इस क्वेश्चन में, अब मैं चाहता हूँ जैसे सबसे पहले मॉड बी की बात करता हूँ, ठीक है, मॉड बी निकालते हैं। तो मॉड बी कितना आएगा भैया, मॉड बी मेरे पास आएगा, इसका वो कितना आ जाएगा, इसका आएगा 1 + B2² + B3², सिंपल सी बात है, यही आएगा, 1 + B2² + B3² आ जाएगा, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ, इस B2² + B3² को लिख सकता हूँ इस रिजल्ट को देखकर, B3 - B2 का होल स्क्वायर, ठीक है, + 2B2 B3, ऐसा मैं लिख सकता हूँ, मैथ्स कहती है हम लिख सकते हैं। तो B2² + B3² को लिख सकता हूँ B3 - B2 का होल स्क्वायर + 2B2 B3, इसकी वैल्यू मुझे पता है 9 है, 3 है,
तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो ये वैल्यू आ गई बेटा 10 प्लस 2b2b3 आगे ना, 10 प्लस 2b2b3, और साफ लिखा है क्वेश्चन में, साफ लिखा है, ठीक है ना, क्वेश्चन में साफ लिखा होना चाहिए, तो ये b2b3 होना चाहिए यहाँ पर b1 का कोई रोल ही नहीं है, बेसिकली b2b3 होना चाहिए। यस, करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पर b2b3 होना चाहिए, b1 तो है ही नहीं यहाँ पर, करेक्ट, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर साफ लिखा है कि b2b3 कैसा है, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो b2b3 अगर पॉजिटिव है तो ये टर्म 10 से ज़्यादा ही आएगी, 10 से कम तो आ ही नहीं सकती। तो अल्टीमेटली मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि मॉड b की जो वैल्यू आएगी दैट इज ग्रेटर देन √10, √10 से तो ज़्यादा ही आएगी, क्योंकि √10 में कुछ ऐड ही हो रहा है, तो √10 से ज़्यादा आएगी, करेक्ट है। तो पहली बात, एक तो सी ऑप्शन इसका सही है, सी ऑप्शन को मैं पूरे मार्क्स दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं इस क्वेश्चन के सबसे बेहतरीन पार्ट पर, है ना। बेहतरीन पार्ट क्या है इसका, अब a डॉट सी बी डॉट सी बचा हुआ है और मॉड सी बचा हुआ है, ठीक है। तो अब इसको ढंग से देखना आप लोग, अगर आप इस एक्सप्रेशन को ढंग से देखेंगे, ये लिखा हुआ है 3 माइनस C1, 3 माइनस C1, 1 माइनस C2, -1 माइनस C3, ये लिखा हुआ है। बेसिकली ये पार्ट जो लिखा हुआ है ना, वो लिखा हुआ है वेक्टर a माइनस सी। बहुत ही शानदार भाई साहब, फील नहीं आता लोगों को, आ ही नहीं सकता फील, वेक्टर a माइनस सी लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या लिखा हुआ है, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये वाला, अच्छा ये देखो 1b2b3, ओहो 1b2b3, तो b वेक्टर वाली फीलिंग दे रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, इस वाले को देखें तो क्या लिखा हुआ है, ये वाला जो वेक्टर हमने लिखा है 0 माइनस C3 C2, ठीक है। अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ तो क्या ये, ओहो, आई थिंक ये मुझे लग रहा है कि B क्रॉस C टाइप की फीलिंग मुझे दे रहा है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, क्या ये हमें B क्रॉस C वाली फीलिंग दे रहा है, आइए देखते हैं। यस, ये C क्रॉस B वाली फीलिंग दे रहा है, करेक्ट है। तो अगर आप इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, तो ये C क्रॉस B वाली फीलिंग आपको दे रहा है। तो आप सोचिए, ये B वाली फीलिंग दे रहा है क्योंकि 1b2b3 लिखा हुआ है, ये a माइनस सी वाली फीलिंग दे रहा है क्योंकि हमें a माइनस सी दिख रहा था, और अगर आप इसको ढंग से देखेंगे तो C क्रॉस B वाली फीलिंग दे रहा है, ठीक है। ये आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है पेपर के अंदर, इट्स रियली, मतलब बहुत मुश्किल है, मैं लिटरली बोल रहा हूँ कि आसान नहीं है, ठीक है। तो दोनों तरफ हमने सबसे पहले क्या करेंगे, IJK से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, IJK से, राइट। तो हमने दोनों तरफ सबसे पहले IJK से यहाँ मल्टीप्लाई करा बेटा, और यहाँ पर हमने IJK से मल्टीप्लाई कर लिया IJK से मल्टीप्लाई। तो IJK से जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा C क्रॉस B, ये पूरा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, C क्रॉस B बन जाएगा। और ये तो a माइनस सी मैंने आपको दिखाई दिया था, दिख ही रहा था साफ साफ, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है कि नहीं है, मैं थिंक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कैसे आ रहा है, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशन जो है ना आपको दिख रहा है, बेसिकली ये ऐसे बेसिकली C क्रॉस B वाली फीलिंग दे रहा है, ये बना नहीं है, ये बनेगा कैसे, ये B है और ये C आएगा, कब आएगा, जब हम IJ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो IJ से मल्टीप्लाई करके फिर हमें वाली फीलिंग देगा, तो ये C क्रॉस B बनेगा, और ये a माइनस सी तो दिख ही रहा था साफ साफ, तो ये B साफ दिख रहा है, करेक्ट है, a माइनस सी साफ दिख रहा था, और ये हमें दिखेगा, कब दिखेगा, जब IJK से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो ये आ जाएगा, ये आ गया C क्रॉस B, ठीक। बस जिसने इतना आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है भैया, कोई भी कर सकता है a माइनस सी, ठीक है। अब इसको आप B से डॉट ले लो दोनों तरफ, किससे डॉट ले लो, B से डॉट ले लो, तो इसका B से डॉट ले लेंगे, ये लीजिए सरकार, ये लीजिए B से डॉट ले लिया, तो ये तो 0 हो गया, ठीक है, बराबर आएगा a डॉट B माइनस B डॉट C, ये आ गया। अच्छा, a डॉट B की वैल्यू उसने 0 दे रखी थी क्वेश्चन में, a डॉट B की वैल्यू 0 दे रखी है, ठीक है। तो चूंकि a डॉट B आपने 0 दे रखा है, तो यहाँ से B डॉट C भी 0 आ गया, B डॉट C भी क्या आ गया बेटा, 0 आ गया, करेक्ट है। तो B डॉट C 0 आ गया, यानी B ऑप्शन भी करेक्ट है, राइट। अब हमें चाहिए a डॉट C, क्या चाहिए, a डॉट C। तो वापस इसी के पास जाएंगे, इसी के पास जाएंगे, सब कुछ इसी के पास छुपा हुआ भैया। अब a डॉट C चाहिए तो C से डॉट ले लो आप, तो C क्रॉस B डॉट C ले लेते हैं, और यहाँ पर कितना आएगा, a माइनस सी डॉट C ले लेते हैं, ले लिया, ठीक है। ये वापस 0 हो गया विद्यार्थी, ये 0 हो जाएगा, तो क्या बनेगा, ये 0 बराबर a डॉट C माइनस मॉड C का स्क्वायर, आया कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से a डॉट C जो आएगा वो बराबर मॉड C का स्क्वायर आ गया। अब ये बात तो तय है कि मॉड C 0 तो नहीं है, क्योंकि मॉड C के बारे में आपने कुछ बोला ही नहीं, आपने कोई स्टेटमेंट ही नहीं दिया, हमें थोड़ा ना पता चलेगा कि मॉड C क्या है। तो बेसिकली हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि मॉड C 0 है, तो जब मॉड C 0 नहीं कह सकते, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि a डॉट C 0 होगा, सीधी सी बात है। क्यों, कैसे कैसे कह पाएंगे, जब हमें पता ही नहीं कि मॉड C कैसा है, तो हम ये कैसे बता पाएंगे कि भाई मैग्नीट्यूड ऑफ C हमें पता ही नहीं है, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि a डॉट C 0 होगा, राइट। तो यहाँ पर a डॉट C के बराबर 0 जो है, ये स्टेटमेंट गलत है, ये कोई कंफर्म स्टेटमेंट नहीं कि ऐसा होगा, क्लियर। तो इसको हम रिजेक्ट करेंगे। अब बचा लास्ट ऑप्शन कि मॉड C जो अपने पास आ रहा है वो कितना आ रहा है, लेस देन इक्वल टू कितना आ रहा है, वो देख लेते हैं, मैग्नीट्यूड कितना आता है C का, आइए बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है। अच्छा, a डॉट C इक्वल टू आ गया दो, अच्छा a डॉट C क्या होता है मैथ्स में, मॉड A मॉड C कॉस थीटा आ गया इक्वल टू मॉड C का स्क्वायर आ गया,
ये कैंसिल कर सकते हैं आप चाहें तो मॉड सी की जो वैल्यू आ गई वो आ गई मॉड ए कॉस थीटा आ गई। अच्छा मॉड ए की अगर मैं वैल्यू निकालूँ, ए का अगर हम मैग्नीट्यूड निकालूँ, ए का अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूँ तो यहाँ से आएगा √11। कितना आएगा? √11। ठीक है, कितना आएगा? √11। ठीक है, तो यहाँ से आ गया मॉड सी इक्वल टू √11 कॉस थीटा आ गया। आया कि नहीं आया? और कॉस थीटा की वैल्यू आपको पता ही है, या तो 1 होगी या 1 से कम होगी। तो यहाँ से हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू या तो √11 होगी या √11 से कम होगी। करेक्ट है? ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ से हम बोल सकते हैं इसकी वैल्यू √11 या √11 से कम होगी, तो इसका ऑप्शन डी भी सही है। ठीक है, तो इसके 3 ऑप्शन सही है, बी सी डी आर द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। राइट, अगेन इट्स अ टफ क्वेश्चन, सिंपल टफ, मतलब इसको आप आराम से नहीं कर पाओगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 इजी है, मतलब कुछ सेंस में इजी है, कुछ सेंस में जाके आगे उलझ जाएगा क्वेश्चन। देखते हैं। देखिए उसमें लिखा हुआ है dy/dx + 12y = cos 12π/12x। सिंपल सा क्वेश्चन है, जितने भी लोगों ने इस क्वेश्चन को देखा होगा पहली बार में समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का है। तो dy/dx + 12y = ये मेरे पास आ गया cos, ठीक है ना, cos π/12x। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया मेरे पास। यहाँ तक आने का कौन है, p कितना है 12, और q जो आएगा वो कितना आएगा cos π/12x, π/12x। ये x मेरे ख्याल से यस π/12, ये गलत लिखा है क्या इन्होंने, dy/x + 12y = cos π/12x। ओके, यही है, चलिए ठीक है। ओके, तो अपने पास p आ गया और q आ गया। राइट है, p पता है q पता है, तो हम IF निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम IF निकालते हैं। तो इसका क्वेश्चन का IF आ जाएगा e⁻12 dx। ठीक है ना, तो e⁻12, मैं क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूज हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ कर दिया इन्होंने, इसे ही लिखा है क्या? ठीक है, चलिए फिर तो ओके, तो e⁻12x आ जाएगा। राइट है, चलिए। अच्छा IF आने का सॉल्यूशन हम लिख सकते हैं। सॉल्यूशन कितना आएगा, y × e⁻12x = इंटीग्रेशन ऑफ q। q कितना लिखा हुआ है आपके सामने, cos π/12 × x लिखा हुआ है, और साथ में लिखा हुआ है e⁻12x dx। ये अपने पास आ जाएगा। आ गया, सिंपल। यहाँ तक सारे बच्चे पहुँच भी गए होंगे। ठीक है, इसके बाद इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला में याद रहता है e⁻ax cos bx का, और e⁻ax cos bx का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है e⁻ax/a² + b² a cos bx + b sin bx। ठीक है, e⁻ax/a² + b² a cos bx + b sin bx। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर लगा लेंगे, और जब हम ये फॉर्मूला लगा लेंगे तो हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे सारे बच्चे। ठीक है ना, यहाँ तक हम सारे बच्चे पहुँच जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा यहाँ तक पहुँचने के बाद उसने एक डाटा दे रखा है बेटा, y0 = 0, यानी x = 0 पर y की वैल्यू 0 है, x = 0 पर y की वैल्यू 0 है, x = 0 पर y की वैल्यू 0 है। तो जहाँ जहाँ y आ रहा है वहाँ पे 0 रख दो, और जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पर 0 रख दो, तो c की वैल्यू निकल कर आ जाएगी बेटा। ये आ गई c की वैल्यू। ठीक है, अब c की वैल्यू उठा के आप यहाँ रख दो, है ना, c की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, c की जगह हमने रख दिया, ये c की वैल्यू उठा के हमने रख दिया, ये रख दिया हम लोगों ने, रख दिया। उसके बाद क्या करा मैं, e⁻2x से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। तो e⁻2x इधर से कैंसिल, 12 है, e⁻12 है, e⁻12 से इधर डिवाइड कर दिया तो कैंसिल हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा। ठीक है ना, ये बन जाएगा, ये एक्सप्रेशन आ गया। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। ये जो आपके सामने है एक्सप्रेशन, इसी एक्सप्रेशन को लेके मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ अभी। तो 12 आ गया मेरे पास, cos π/12x आ गया। ठीक है, ये तो आ ही गया मेरे पास। ठीक है, प्लस कितना आ गया, प्लस मेरे पास π/12 आ गया, साइन कितना आ गया, ये πx/12 आ गया, -12 आ गया, e⁻−12x आ गया। ठीक है, अपॉन नीचे कितना आ गया बेटा, नीचे मेरे पास आ गया 12 का स्क्वायर + π² 144। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अब इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। राइट, ठीक है, पहली बात तो ये पीरियोडिक हो नहीं सकता। जैसे उसमें एक ऑप्शन में पीरियोडिक बात की है कि पीरियोडिक हो सकता है क्या, y(x) इज ए पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, पीरियोडिक क्यों नहीं हो सकता, उसका सिंपल सा लॉजिक है कि ये नॉन पीरियोडिक फंक्शन है। ठीक है, तो पीरियोडिक तो वैसे भी नहीं बनना था, तो पीरियोडिक वाला ऑप्शन तो वैसे रिजेक्ट हो गया। ठीक है, पहली बात तो पीरियोडिक नहीं होगा। अब जो बाकी बचते हैं ऑप्शंस, उसमें एक बात कर लेते हैं। ऑप्शंस में क्या है, बाकी ऑप्शन में 3 ऑप्शन है, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, एंड देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर बीटा सच दैट लाइन y = बीटा इंटरसेक्ट द कर्व एट इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स। यहाँ पर एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, या तो कर्व, अगर कर्व इंक्रीजिंग है, कोई कर्व अगर इंक्रीजिंग है तो कोई भी लाइन उसको एक ही जगह कट कर पाएगी, या कोई कर्व डिक्रीजिंग है तो भी लाइन एक जगह कट कर पाएगी। ठीक है, तो अगर फंक्शन इंक्रीजिंग होगा तो भी ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि उसने बोला देयर एग्जिस्ट अ नंबर सच दैट y इंटरसेक्ट द कर्व इनफाइनाइट पॉइंट। इनफाइनाइट पॉइंट पे कब कट कर पाएगी भाई, जब फंक्शन मोनोटोनिक ना हो। अगर फंक्शन इस तरह का होगा तो ही लाइन इनफाइनाइट पॉइंट्स पे कट कर पाएगी ना। इसका मतलब अगर ये दोनों गलत हैं तो ये सही होगा,
और अगर ये दोनों में से कोई एक सही है तो ये गलत होगा। तो हम देख लेते हैं क्या ऑप्शन हमारे पास है, पॉसिबिलिटीज़ देख लेते हैं, आइए चेक करते हैं। तो हमने क्या करा, थोड़ा दिमाग लगा लिया, यहाँ तक आ गया। यहाँ तक आने का तो हमने क्या करा, हमने सोचा कि काम करते हैं, ठीक है ना। ये जो हमारे पास इसका डी.आर.एक्स हमने निकाल के दिखा है, पर डी.आर.एक्स निकालने में बहुत लेंदी चला गया है एक्चुअली। डी.आर.एक्स निकालने से बहुत लेंदी सी फीलिंग आ गई है, मैं आपको बताऊँ तो डी.आर.एक्स निकाल के हमने दिखाया तो है, पर पेपर में डी.आर.एक्स निकालना और उसको सॉल्व करना, ठीक है ना। पेपर हमने इसको डी.आर.एक्स निकाल के दिखाया है और आपको ऐसे दिख रहा होगा कि ना तो डिक्रीजिंग है ना इंक्रीजिंग है, आपको दिख जाएगा ये बेसिकली। पर मैं इस अप्रोच के अलावा आपको एक दूसरी अप्रोच बता रहा हूँ। आप दूसरी अप्रोच देख लीजिए कि इसकी दूसरी अप्रोच क्या है। देखिए ये तो हो ही गया, इसको मैं कुछ नाम देता हूँ, उसको अल्फा नाम दे दूंगा, कुछ नाम देता हूँ, चलो इसको एम नाम देता हूँ। चलो एम नाम दे दिया तो इसको एम से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये एम वाई आ गया, प्लस इसको उधर ले गया 12e⁻² 12x आ गया, ठीक है। अच्छा बराबर में लिखा हुआ है ना, जो भी एक्सप्रेशन आपके सामने लिखा हुआ है 12 cos π/12x प्लस π/12 sin πx/12 आया कि नहीं आया, ठीक है। अब आप इसको सोचोगे बेसिकली, ठीक है, क्योंकि हम वैसे तो हमने डिफरेंशिएशन करके देख ही लिया कि फंक्शन मोनोटोनिक नहीं है, हमने डिफरेंशिएशन करके दिखाया है मोनोटोनिक नहीं है। मोनोटोनिक नहीं है तो ग्राफ की कुछ शेप इस तरह से होगी। अच्छा ग्राफ की कुछ शेप इस तरह से होगी तो सीधी सी बात है, हम डायरेक्टली बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं हम, ग्राफ की शेप अगर डायरेक्टली भाई अगर मुझे यहाँ से पता चल गया कि फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं है, डी/एक्स निकालना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर आप निकाल लेते हो तो भैया क्वेश्चन तो हो जाएगा, यहाँ से पता तो लगा लेंगे कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं है। और अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं है तो मोनोटोनिक भैया नहीं है, और जब मोनोटोनिक नहीं है तो डेफिनेटली कोई भी लाइन होगी तो उसको इनफाइनाइट पॉइंट्स पे कट करेगी। तो सी ऑप्शन सीधा हमारा आ गया, बात खत्म हो गई, दैट्स ऑल, खत्म हो गया क्वेश्चन, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन अगर मैं इसको दूसरे तरीके से सोचूं तो क्या होगा, दूसरे तरीके से इसको सोचते हैं तो मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो कर्व आपके पास है 12, ये वाला जो कर्व आप देख रहे हैं कॉस प्लस वाला, इसको तो आप आराम से सिंगल कर्व में चेंज कर सकते हो। तो इस कर्व की जो शेप होगी कुछ इस तरह से आने वाली है, डेफिनेटली कुछ इस तरह से ही आएगी, पक्का इसी तरह से आएगी, ठीक है। और ये e⁻ वाली फीलिंग आपको दे रहा है। भाई y की जगह तो आप क्या रखोगे, y की जगह तो कोई बीटा रखने वाले हो आप, y की जगह तो आप कुछ बीटा रखने वाले हो, है ना। तो अब ये वाला बेसिकली कर रहे हैं तो एक्सपोनेंशियल इसमें ऐड हो रहा है, एक्सपोनेंशियल ऐड हो तो ग्राफ की शेप कुछ इस तरह से आने वाली है, कुछ इस तरह ग्राफ की शेप आने वाली है। तो कितनी जगह कट करेगी भैया, इनफाइनाइट जगह कट करेगी। कितनी जगह कट करेगी, इनफाइनाइट जगह, ठीक है। तो अगर हमसे पूछा जाता कि कितनी जगह कट करेगी तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि ये वाला जो कर्व है तो मोनोटोनिक है ही नहीं, और अगर मैं इस कर्व को ड्रॉ करूँगा तो इस कर्व को ड्रॉ करने पर शेप कुछ इस तरह से आने वाली है, यानी कितनी जगह कट करेगा, इनफाइनाइट जगह कट करेगा। और अगर ये इनफाइनाइट जगह कट करेगा इसका मतलब ना तो फंक्शन इंक्रीजिंग है और ना ही डिक्रीजिंग है, आप डायरेक्टली बोल सकते थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे भैया, इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है लेकिन छोटा है ये, ठीक। कंसीडर 4 पीएनसी क्वेश्चन है, कंसीडर 4 बॉक्सेस वेयर ईच बॉक्स कंटेन 3 रेड बॉल एंड 2 ब्लू बॉल्स। 4 बॉक्स हैं, कितने बॉक्स हैं हमारे पास, 4, ठीक है। कितने बॉक्स हैं हमारे पास, 4, ठीक है। हर बॉक्स में कितनी रेड बॉल है, 3 रेड बॉल और 2 ब्लू हैं, ठीक है। 3 रेड 2 ब्लू, आगे चलते हैं, 3 रेड 2 ब्लू, ठीक है, आगे चलते हैं, 3 रेड 2 ब्लू, आगे चलते हैं, 3 रेड 2 ब्लू। समझ में आ गया, क्लियर। उसने बोला कि इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज 10 बॉल्स कैन बी चूजन फ्रॉम दीज 4 बॉक्सेस सो दैट फ्रॉम ईच बॉक्स एटलीस्ट 1 रेड एंड 1 ब्लू बॉल्स आर चूजन। वो कह रहा है कि आपके 4 बॉक्स हैं, 4 बॉक्स से टोटल 10 बॉल निकालनी है, लेकिन कंडीशन ये है कि हर बॉक्स से 1 रेड और 1 ब्लू तो आएगी। यानी कुल मिलाकर 8 बॉल तो लेनी ही लेनी है भाई, 8 तो आएंगी। हर बॉक्स से 1 रेड 1 ब्लू, 1 रेड 1 ब्लू, एक तो रेड ब्लू आएगी, तो टोटल 8 तो आएंगी। अब बचा 10 करनी थी, इसका मतलब 2 बॉल मुझे एक्स्ट्रा निकालनी पड़ेंगी। अब 2 बॉल एक्स्ट्रा कैसे निकलेंगी भाई, आपके पास टोटल 8 तो आई गई हैं, 2 2 2 और 2, 8 तो आई गई हैं। अब 10 कैसे हो सकते हैं, 10 होने के 2 तरीके हैं, या तो मैं इसमें ही 2 ऐड कर दूं पहले वाले में तो 10 हो गया, पहला तरीका। भाई 2 बॉल में 2 बॉल एक से निकाल लो, मतलब एक से 2 की जगह 4 निकाल लो तो भी 10 हो गया। या दूसरा तरीका है कि 1 से 3 निकालूं, दूसरे से भी 3 निकालूं, बाकी से 2 निकालूं तो भी 10 निकल गया। और कोई तरीका नहीं है 10 निकालने का। 10 निकालने के 2 ही तरीके हैं भैया। 8 तो पहले से ही आ रही थी, पर 2 बॉल का गेम था। 2 बॉल का गेम क्या है, या तो दोनों की दोनों बॉल एक ही बॉक्स से निकाल लो, या फिर एक एक बॉल 2 अलग अलग बॉक्स से निकाल लो, और कोई तरीका नहीं है। तो अल्टीमेटली 2 केस बनेंगे। केस नंबर फर्स्ट क्या बनेगा भैया, या तो तुम 4 2 2 निकाल लो, 4 2 2 निकाल लो, या फिर केस नंबर सेकंड कि आप निकाल लो 3 3 2 2, दैट्स ऑल, ठीक है। अब 4 2 2 2 निकालने के लिए सबसे पहले आपको एक बॉक्स सेलेक्ट करना पड़ेगा, इसमें से 4 निकालने हैं। तो 4 में से एक बॉक्स सेलेक्ट करा,
कोई भी एक बॉक्स सेलेक्ट कर लीजिए, इसमें से आपको 4 निकालनी है, ठीक है। अब उसमें 4 निकालने के तरीके क्या होंगे? 4 निकालने के तरीके होंगे या तो 3 रेड ले लूं, 1 ब्लू ले लूं, प्लस या 2 रेड ले लूं, 2 ब्लू ले लूं। समझ में आया कि नहीं है? ठीक है। जिस बॉक्स में से 4 निकालने हैं उसमें 2 तरीके से 4 निकाल सकता हूं, 3 रेड 1 ब्लू या 2 रेड 2 ब्लू, ठीक है। अब बचे 3 बॉक्स, बाकी 3 बॉक्स में से तो हमें 2 बॉल निकालनी ही है, 1 रेड 1 ब्लू, 1 रेड 1 ब्लू और 1 रेड 1 ब्लू। वो तो हमें करना ही है भैया, उसमें तो हमें कोई दिमाग लगाने नहीं है। समझ में आ गया प्यारे बच्चों? तो ये कितना आ गया 4C1, ये तो चलता रहेगा अपनी ज़िंदगी में। 3 रेड 1 ब्लू, जैसे मान लो ये वाला बॉक्स सेलेक्ट किया तो 3 रेड में से 3 रेड निकालने के तरीके 1 और 2 ब्लू में से 1 ब्लू निकालने के तरीके 2C1 प्लस 3 रेड में से 2 रेड निकालने के तरीके 3C2 और 2 ब्लू में से 2 ब्लू निकालने का तरीका 1। समझ में आ गया? बाकी सब में से हमें 2 निकालने हैं, इन सब में से 1 रेड और 1 ब्लू निकालना है, तो 3 में से 1 रेड निकालना है और 2 में से 1 ब्लू निकालना है, और ऐसा 3 बार हमें करना है। हो गया पहला केस खत्म, ठीक है। पहला केस खत्म हो गया। अब हम चलेंगे दूसरे केस पे, 3 3 2 2, ठीक है। अब 3 3 2 2 में क्या होगा? 4 में से 2 बॉक्स सेलेक्ट करेंगे। मैं इसको आगे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो केस नंबर सेकंड में क्या करना है अपन को? 4 4 2 2 ले लेते हैं, सॉरी 3 3 2 2 ले लेते हैं। तो पहले 4 में से 2 बॉक्स सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब 3 3 निकालेंगे, 3 3 3 3 कैसे निकालेंगे? पहले वाले बॉक्स में से 3 निकाला, 3 कैसे आ सकती है भाई? 2 रेड आ जाए 1 ब्लू आ जाए, या फिर 1 रेड आ जाए और 2 ब्लू आ जाए। और ऐसा हम 2 बार करेंगे, इसलिए स्क्वायर कर रहा हूँ। ऐसा हम 2 बार करेंगे इसलिए स्क्वायर कर रहा हूँ, क्योंकि 3 3 2 बार आएगा। अच्छा, बाकी टाइम 2 2 आएगा, तो 1 रेड 1 ब्लू और 1 रेड 1 ब्लू, काम खत्म। समझ में आ गया? ठीक है। तो 4C2 पर आ जाइए। 4C2 हमारे पास चल ही रहा है ज़िंदगी में। अब आ जाते हैं 2 रेड और 1 ब्लू। 2 रेड और 1 ब्लू, जैसे 2 रेड और 1 ब्लू निकालना है तो 3 में से 2 रेड ले लो और 2 में से 1 ब्लू ले लो, प्लस 3 में से 1 रेड ले लो और 2 में से 2 ब्लू ले लो, ठीक है। उसका स्क्वायर कर लेना। अच्छा, बाकी तो ये पहले कर ही चुके हैं। 3 में से 1 रेड, 2 में से 1 ब्लू, उसका स्क्वायर कर देना। समझ में आ गया प्यारे बच्चों? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इन दोनों केस नंबर फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा विद्यार्थी, केस नंबर फर्स्ट में केस नंबर सेकंड को ऐड कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर, यू विल गेट द आंसर, राइट है। तो दोनों केसेस को ऐड कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आई थिंक, मेरे को लगता नहीं कोई केस बनेगा, ठीक है। 2 आपके केस पेज बने हुए हैं, ये आपको दिख ही रहा होगा, 6 + 6 का स्क्वायर, ये भी मैंने यही करा है, वो आप सब देख सकते हैं, आंसर आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखो, ये पेपर का सबसे आसान क्वेश्चन था और ऐसे क्वेश्चन मैंने अपनी क्लास में बहुत कराए हैं। मतलब जितने लोग मेरे से पढ़े हैं, मैं ये नहीं कह सकते कि ऐसे क्वेश्चन अपनी क्लास में नहीं कराया। मैंने स्पेशली बोला भी है कि पावर वाले क्वेश्चंस को कैसे करना है। मैं इसके 2 तरीके बताता हूँ क्लास में हमेशा। एक तो मैं बताता हूँ कि डायरेक्ट बन जाए तो बहुत ही अच्छा है, m² निकालो, m³ निकालो, उसका एक तरीका है। दूसरा तरीका मैंने बताया हमेशा i + a मानकर। तो दोनों में से जो तरीका सेट हो जाए, राइट। तो सिंपल था क्वेश्चन, इसमें ज़्यादा माथापच्ची थी नहीं। देखिए, सबसे पहले m निकाला आपने, m के बाद आप m² निकाल लो। इसमें कुछ ऐसा ज़्यादा है नहीं बताने के लिए। आपने m निकाला, फिर आपने m² निकाला, m² ही आया, ठीक है। फिर आपने m³ निकाला, m³ ही आया, ठीक है। m³ निकाल लिया जाएगा और फिर आपने ऐसे, तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी यहाँ पर। क्या नज़र आएगी? आपको दिख रहा होगा जैसे आपके m है तो 5/2 था, ठीक है। यहाँ पर ये वाली चीज़ 5/2 है। फिर यहाँ कितना है? यहाँ अपने पास आ गया 4, क्लियर है, ये 4 आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है। अगले वाला आपने निकाला 11/2, तो आपको दिख रहा होगा ये AP बन रही है, बेसिकली इट्स काइंड ऑफ AP। समझ में आ गया? तो अपन इसकी 2022 वाली टर्म निकाल सकते हैं। तो चूंकि ये AP बनती जाएगी तो इसकी 2022 वाली जो टर्म है हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? तो ये निकल जाएगी 5/2 + 2022 - 1, यानी 2021 × D, और D हमारे पास है 3/2। D कितना है हमारे पास? 3/2। तो यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो इसको जैसे मैंने बना के दिखाया AP है ना, AP बनती गई और AP बनेगी तो मैंने ये वैल्यू कैलकुलेट करी 3034, ठीक है। इसी तरह सब में AP बनती जाएगी। कैसे बनेगी? अगला वाला 3/2 आएगा, फिर 3 आएगा और फिर मेरे पास 3 ये 9/2 आएगा, ये वापस AP बनेगी। AP बनेगी तो AP की 2022 टर्म। तो सब में आपको 2022 टर्म निकालने थे। ये आया AP, फिर दूसरी टर्म आएगी, फिर तीसरी टर्म आएगी, वापस ये AP बनेगा। तो ऐसे इसके करके 2022 टर्म निकाल लो। आप निकाल लोगे तो 2022 सबके निकालोगे तो अल्टीमेटली आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर? एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका इस क्वेश्चन को करने का क्या है, जो मैं क्लासेस में भी बताता हूँ, कई बार बता चुका हूँ। जितने लोग पढ़े हैं वो ये नहीं कह सकते कि नहीं पढ़ाया सर ने, 100% बोलेंगे कि पढ़ाया है सर ने। ऐसे क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं i + a। मैं हमेशा बोलता हूँ ऐसे क्वेश्चन को i + a लिख लो, 1001 + a। जो बचा हुआ उसको बैलेंस कर लेते हैं। तो a कितना आएगा? 3/2 आ गया, करेक्ट है, करेक्ट। और ये कितना आएगा भैया? ये भी 3/2 ही आ रहा है।
ये -3/2 ही आ रहा है और ये किस्मत से आ रहा है 1 आ रहा है, तो यहाँ हाफ आ रहा है, माइनस का हाफ चाहिए ना हमें, तो माइनस का 2 आना चाहिए, माइनस का 3/2। करेक्ट, समझ में आ गया। इसको सही कर देता हूँ, थोड़ा सा सिचुएशन थोड़ा सा गंदा लग रहा है, हल्का सा। ये लीजिए, इसको सही कर लेते हैं। ये लीजिए सरकार, है ना, ये आ गया मेरे पास, तो माइनस का 3/2 आ गया। ये लीजिए सरकार, समझ में आ गया। तो हमको लिख लिया हमने i+a लिखने के बाद मेरे पास ये आ जाएगा। यहाँ तक मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत है, ठीक है, करेक्ट है। चलो ये आ गया, ठीक। हमें चाहिए 2022, तो हम इसको लिखेंगे m की पावर 2022, इसको लिख सकते हैं i+a की पावर 2022, ठीक है। तो ये आएगा अपने पास i + 2022 c1 इंटू a प्लस 2022 इंटू c2 a² एंड सो ऑन, ऐसे आता जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब हम इसका a² कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करेंगे? इसका a² कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट है। तो इसका a² कैलकुलेट करते हैं। a² जब कैलकुलेट करेंगे इसका, तो भैया क्या आएगा मेरे पास, a² मेरे पास ये दे रखा है, ये ठीक है। आप a² बनाते समय एक काम करते हैं, इसमें से काम कर लेते हैं। जो a मेरे पास आया है ना, ये वाला a जो मैंने माना है, इसमें से 3/2 कॉमन ले लेता हूँ, है ना, 3/2 कॉमन ले लेता हूँ, थोड़ा आसान रहेगा मेरे लिए। तो a जो है मेरे पास पता है क्या है, a जो है मेरे पास है 3/2 कॉमन ले लेता हूँ, तो a मेरे पास हो गया 1 1 -1 -1। अब कैलकुलेट करने में आसान रहेगा, तो जब मैं a² कैलकुलेट करूँगा तो ये आ गया 9/4 और ये आएगा मेरे पास 1 1 -1 -1 और 1 1 -1 -1, ठीक है। तो इसको चेक कर लेते हैं कितना आएगा, 9/4, तो ये आएगा 0, ये आएगा 0, ये भी आ गया 0, ये आ गया 0, यानी 0 हो गया, क्लियर। यानी a² और उसके आगे वाली सारी टर्म 0 हो जाएंगी, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा पार्ट आगे वाला 0 हो जाएगा, खत्म, क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन था। तो अपने पास कितना आंसर आ गया? अपने पास आ गया आंसर आई का मतलब हो गया 1001 प्लस 2022 c1। 2022 को a से मल्टीप्लाई कर दो, इस पूरे टर्म को 2022 से मल्टीप्लाई करके लिख देना। तो इस टर्म को किससे मल्टीप्लाई करके लिखना? 2022 से। तो आप कर लेना मेरे ख्याल से, है ना, ये टर्म इंटू 2022 और उसको सॉल्व कर लेना, यू विल गेट आंसर, ठीक है ना। तो ये दूसरा तरीका मैंने आपको बताया है। दो अप्रोच हैं, आपको जिस पे जाना है आप उस पे जाइए, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। बॉक्स 1 कंटेन 8 रेड 3 ब्लू और 5 ग्रीन, ठीक है, इसको बनाना पड़ेगा। बॉक्स 1 में 8 रेड हैं, 3, इसको पीछे बनाता हूँ ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, बॉक्स 1 यहाँ बना लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा है। 8 रेड हैं, ठीक है, 8 रेड है मेरे पास, 3 ब्लू और 5 ग्रीन, 3 ब्लू और 5 ग्रीन, ठीक है ना। ये बॉक्स नंबर 1 है, करेक्ट है। अच्छा, बॉक्स नंबर 2 में क्या कहता है वो? 24 रेड 9 ब्लू, 24 रेड 9 ब्लू और 5 ग्रीन, ठीक है, यही ना। एक मिनट चेक कर लेते हैं। 15 ग्रीन है, सॉरी 15 ग्रीन है, ठीक है। बॉक्स 3 बना लेता हूँ मैं, पहले लिख रहा हूँ डाटा ताकि बाद में बार बार ना देखना पड़े। 1 ब्लू 12 ग्रीन और 3 येलो, 1 ब्लू 12 ग्रीन और 3 येलो, करेक्ट है, ठीक है। और चौथे नंबर पर आ जाते हैं भैया, 10 ग्रीन 16 ऑरेंज, 10 ग्रीन 16 ऑरेंज और 6 वाइट, है ना, ठीक है। ये क्वेश्चन अपने पास है, राइट। ये 4 डाटा मैंने नोट कर लिए। अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है? ए बॉल इज चूजन रेंडमली फ्रॉम बॉक्स 1, कॉल दिस बॉल इज बी, ए बी इज रेड, देन ए बॉल इज चूजन रेंडमली फ्रॉम बॉक्स 2। अगर ये बॉल अपने पास रेड आती है, चलिए आया देखिए सबसे पहले बॉक्स 1 में से बॉल चूज करता हूँ। अगर बॉक्स 1 में से बॉल रेड आई, रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? अगर बॉक्स 1 में से रेड निकालूंगा तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी होगी 8/16, यानी 1/2 होगी। पहली बात तो ये आ गया, ठीक है। तो बॉक्स 1 में से रेड आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2, क्लियर। आगे बनते हैं, ठीक है। तो बोला रेड आएगी तो फिर हम बॉक्स 2 पर जाएंगे, ऐसा वो बोल रहा है। रेड आएगी तो बॉक्स 2 पर जाएंगे, इधर आ जाइए पीछे। अच्छा, इफ बॉल इज ब्लू तो हम बॉक्स 3 पे जाएंगे। अब ब्लू आती है तो क्या होगा, है ना, ब्लू पे चलते हैं। तो ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 3/3 और 8 16, 3/16, 3/16, ठीक है। तो ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी 3/16 हो गई। फिर हम बॉक्स 3 पर जाएंगे। और क्या कहता है, ठीक है, ये बी इज ग्रीन, अगर बी ग्रीन है तो बॉक्स 4 पे जाएंगे, ठीक है। ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी होगी 5/16, ठीक है। तो हम बॉक्स 4 पे जाएंगे, ये इसने कहा अपने से, ठीक है। ये तो बात समझ में आ गई, इसने लिखा है आगे। अब आगे की लाइन पढ़ते हैं, क्या कहता है आगे की लाइन, ठीक है। उसने बोला द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट वन ऑफ द चूजन बॉल इज वाइट गिवन दैट द एटलीस्ट वन ऑफ द चूजन बॉल इज ग्रीन, ठीक है ना। वो कहता है कि अगर अपने पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहती है कि अगर एक बॉल, कम से कम एक बॉल अगर ग्रीन आ चुकी है
तो उसके वाइट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है ना। तब एक बॉल के वाइट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है कि अगर ऐसा हो चुका है तो इसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। उसने बोला गिवन दैट द इवेंट एटलीस्ट वन ऑफ द चूजन बॉल इज ग्रीन, अगर कम से कम एक ग्रीन बॉल आ चुकी है तब वन ऑफ द चूजन बॉल इज वाइट, तो उनमें से जो बॉल चूज की गई तो उसके वाइट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक बॉल के वाइट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो सीधी सी बात अब करना क्या है, सिंपल सी बात है। सबसे पहले हमें क्या करना है कि अगर ग्रीन बॉल आ चुकी है, क्या आ चुकी है बच्चों, ग्रीन बॉल आ चुकी है, तो हम इसकी बात कर लेते हैं। ग्रीन बॉल आ चुकी है तो ग्रीन बॉल कैसे आएगी वो देख लेते हैं। देखो पहले वाले में हमने रेड निकाली थी, तो रेड के बाद हमें ग्रीन ही चाहिए। दूसरे वाले में हमने ब्लू निकाली थी, फिर ग्रीन ही चाहिए। यहाँ ऑलरेडी ग्रीन आ चुकी है तो यहाँ कोई लफड़ा ही नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, पहले वाले पे आ जाइए। जब रेड आया, पहले रेड आया तो हम बॉक्स सेकंड के पास गए, बॉक्स सेकंड में से हमें ग्रीन ही चाहिए, ग्रीन ही चाहिए। तो बॉक्स सेकंड में से ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 15 9 24 और 24 15/48, ठीक है, यही है 15/48 करेक्ट है, प्लस, ठीक है। दूसरे वाले बॉक्स पे दूसरे वाले केस में जाते हैं। जब ब्लू निकल गया तो ब्लू निकलने की प्रोबेबिलिटी 3/16 है। ब्लू निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/16 है। तब इसमें से ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो इसमें ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी है 12/16, थर्ड वाले में से, करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह से लास्ट वाले में ग्रीन पहले ही आ चुका है, लास्ट वाली स्टेप को ही ध्यान से देखना। लास्ट वाले में ग्रीन पहले ही आ चुका है तो दूसरे नंबर पे कोई भी बॉल आए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें लास्ट वाले पर पहले ही ग्रीन आ चुका है। तो बॉक्स नंबर 4 में से कोई भी बॉल आए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर आएगा *1 विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। यही स्टेप काम की है क्योंकि इसकी वजह से मैक्सिमम लोगों के आंसर्स गलत आए, ठीक है। ये जो 2 स्टेप्स आप देख रहे हैं मैक्सिमम लोगों की सही थी। तो थर्ड स्टेप है वो ये है कि यहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही ग्रीन आ चुका है तो सेकंड नंबर पे कुछ भी आया कोई फर्क नहीं पड़ता, 100% कोई ना कोई बॉल आएगी, ठीक है। ये तो आगे ग्रीन आ चुका है। अब ग्रीन आ चुका है तो उसमें व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इंपॉर्टेंट है, व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो व्हाइट केवल तभी आ सकता है क्योंकि व्हाइट केवल एक के पास ही है और वो ये वाला केस है व्हाइट बेटा, और किसी के पास नहीं है। तो व्हाइट वाला केस ये वाला बनेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो 5/16 इंटू 5/16 इंटू 5/16 इंटू यहाँ व्हाइट आना चाहिए क्योंकि व्हाइट और कहीं नहीं आ पाएगा, केवल फोर्थ वाले में ही व्हाइट है। तो व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 6/32, ठीक है। और यही स्टेप, ये है क्वेश्चन, ये सारी स्टेप सब नॉर्मल थी, केवल यही स्टेप इसकी इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखिएगा, बाकी कुछ नहीं। क्योंकि यहाँ पर कोई भी बॉल आ सकती है लेकिन उसमें व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो ये व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी ये होगी बेटा, करेक्ट है। तो इसका आंसर आ जाएगा, आप देख लीजिएगा, राइट। अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको फुल मार्क्स देता हूँ, बढ़िया क्वेश्चन था। बेटा लास्ट क्वेश्चन है इसका पेपर का, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन अच्छा है पर बेसिकली पकड़ में आ जाता है, मतलब ये क्वेश्चन आपने ढंग से देखा होगा तो पकड़ में आ गया होगा। बेसिकली आप देखोगे ना 16, 32, 48 एक सीरीज चल रही है। अच्छा -3n² फिक्स था, ये भी सीरीज चल रही है, पकड़ में आ रही थी बेसिकली सीरीज। तो इसमें सबसे पहले क्या करना था, इंपॉर्टेंट स्टेप थी, ये जो n है ना उसको 1+1+ करके ब्रेक करना था, ठीक है। तो n को तो 1+1+ करके ब्रेक कर लिया तो ये बन जाएगा। यहाँ से आप एक ध्यान से देखो तो क्या आ रहा है, देखो ये 16 आ गया, ये 32 आ रहा है, ये 48 आ रहा है, 16, 32, 48, 16r हो गया, 9n फिक्स है। अच्छा नीचे देखो 4n आ रहा है, 8n आ रहा है, 12n आ रहा है, तो 4nr फिक्स हो गया, प्लस 3n² तो फिक्स था ही, ठीक है। अब मैंने क्या करा है यहाँ पर 16r प्लस 9n अपॉन कितना आ गया 4nr प्लस 3n², ठीक है ना, ये आ गया, है कि नहीं है, क्लियर है। तो ऊपर अपन ने क्या करा भैया n r/n कर लिया, प्लस 9 आ गया, ऊपर एक n बचेगा, ठीक है। नीचे से अपन ने n² कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 4r/n प्लस 3 बचेगा, ठीक है ना, एक n से n कैंसिल हो गया, क्लियर। आगे एक स्टेप्स आपको पता ही है, r/n का मतलब क्या होता है, r/n की जगह x आ जाएगा 4, तो ये r/n की जगह x आ जाएगा, है ना, और 1/n की जगह dx आ जाएगा। लिमिट आप निकाल लोगे 0 से 1, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये आपने इसमें लिमिट निकाल ली 0 से 1, इसको सॉल्व कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे, इंटीग्रेट करते ही आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बस मेन चीज़ पकड़ने में आनी चाहिए, सिंपल सा इंटीग्रेशन है, सॉल्व करेंगे यू विल गेट द आंसर, इसमें कुछ है नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। पेपर का ये वाला क्वेश्चन सिंपल था, एक 16 नंबर का सिंपल था। 2-3 क्वेश्चन जो लास्ट में थे वो थोड़े से, उसमें अगर मैं बात करूँ तो ये 2-3 क्वेश्चन थोड़े सिंपल थे, अदरवाइज मेरे को लगता है पेपर 2 काफ़ी टफ आया है। पेपर 2 मेरे हिसाब से काफ़ी टफ था, ठीक है। तो आई थिंक आपका पेपर जो 2 था, आपने जो देखा इसका सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। और होपफुली, क्योंकि आईटी क्वेश्चन जब तक आप देखेंगे, आप जब बार बार देखेंगे तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन सॉल्यूशंस को
देखेंगे और साथ में लोगों को भी बोलेंगे देखने के लिए। ज़रूर करें, सॉल्यूशंस को ज़रूर करके देखें। जितने आप आईटी के क्वेश्चंस को करेंगे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी, कुछ नए कॉन्सेप्ट भी आपको सीखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हमेशा की तरह हम लोगों का जो पेपर जो सॉल्यूशन आप लोगों के सामने हुआ, उस पेपर के सॉल्यूशंस को देखने के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।